अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। आज सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बजट के हवाले से, जिसमें यह देखा जा रहा है कि जब से बजट पेश किया गया है उसके बाद से हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जिस तरह से आम आवाम पर टैक्सेस लगाए गए हैं और जो महंगाई का एक नया शोर हम देखने में आ रहे हैं वो भी अब आवाम की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो तनकीद हुकूमत पर की जा रही है यह सिर्फ अपोजिशन की तरफ से नहीं की जा रही, बल्कि विद इन द पार्टी मुस्लिम लीग नून पर तनकीद की जा रही है, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब का यह कहना है कि IMF मुल्क की खुद मुख्तारी पर हम किसी तरह से भी समझौता नहीं कर सकते। IMF हमारी मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। तो मुस्लिम लीग नून को यह देखने की जरूरत है कि विद इन द पार्टी वजीर दिफा की यह स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट के मुताबिक उनका यह कहना है कि बजट में जो टैक्स लगाए गए हैं वो IMF के दबाव पर ही लगाए गए हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि कल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा किया गया और अब इत्तलात ये मौसूल हो रही हैं कि जो गैस की कीमतें हैं उनको भी बढ़ा दिया गया है और फी MMBTU 250 रुपये कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। और इसके साथ साथ LPG के सिलेंडर में भी 1 रुपये का इजाफा किया गया है। और उसके बाद अब हम ये देख रहे हैं कि बिजली की कीमतों में भी इजाफे का एक बार फिर से बता दिया गया है। तो अब आने वाले जो दिन हैं अब वो शायद आवाम के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं गुजर सकेंगे, क्योंकि जो महंगाई का एक शोर है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर हुकूमत अब क्या मौक़िफ़ पेश करती है और जो तनकीद उन पर विद इन द पार्टी हो रही है उस पर अभी हुकूमत की क्या स्टेटमेंट सामने आती है वो भी देखना बाकी है, क्योंकि बिजली के बिलों से तो पहले ही लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं और ये अब कहा जा रहा है कि अब मज़ीद इसमें इजाफा किया जाएगा, जो कि आवाम के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन है। लोड शेडिंग अपनी जगह पर मौजूद है और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो बिजली की प्राइसेस हैं उनको एक बार फिर से बढ़ाने की बातें भी की जा रही हैं। तो जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं उनको भी शायद मार्केट का सर्वे करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब कीमतों में कमी आई थी तो उस वक्त प्राइसेस में किसी भी चीज़ की कमी नहीं की गई है। और अब एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि कीमतें बढ़ने जा रही हैं, तो अब वही दुकानदार, वही होलसेलर्स, वही रिटेलर्स उन चीज़ों की कीमतें एक बार फिर से बढ़ा देंगे। तो मौजूदा हुकूमत को अब ये सोचने की ज़रूरत है कि आवाम पर कितना बोझ डाला जाएगा IMF का नाम लेकर, और ख़ुद उनकी पार्टी के लोग अब हुकूमत पर तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। महकमा मौसमियात का अलर्ट, क्या वासा हंगामी सूरत हाल से निपटने को तैयार? कभी गर्मी तो कभी हब्स, बदलते मौसम में फैशन के भी बदलते ट्रेंड्स। सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों को समाजी तौर पर कैसे तन्हा कर रहा है? दौरान परवाज खातून पायलट खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गई। और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। महकमा मौसमियात ने जुलाई के पहले 15 दिनों में तेज़ बारिशों की पेशगोई कर दी है और अब यही बताया जा रहा है कि 4 से 7 जुलाई के दौरान अच्छी बारिशें भी मुतवक्के हैं। इस्लामाबाद और गिरदनवाब में भी मूसलाधार बारिशें होंगी, जबकि पोठवाहा रीजन का भी यही बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी अच्छी बारिशों की तवक्को है। बालाई इलाकों की अगर हम बात करें तो मानसून आहिस्ता आहिस्ता साउथ में शिफ्ट करेगा। सिंध की बात करें तो ठट्ठा, बदीन, थरपारकर में मामूल से ज़्यादा बारिशों की तवक्को है। अगर हम पंजाब का रुख करते हैं तो पंजाब में भी हम देख रहे हैं कि लाहौर, गुजरांवाला, सरगोदा, सियालकोट, फैसलाबाद और पोठवा रीजन में रवां हफ्ते में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई इस वक्त की गई है। और इसके साथ साथ फिर हम देख रहे हैं कि कराची में अब दर्जा हरारत ये बताया जा रहा है कि मामूल के मुताबिक हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भी जुलाई के 15 दिनों में अच्छी बारिशों की तवक्को है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने हमें ज्वाइन किया है। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मानसून सीजन तो शुरू हो चुका है, इस हवाले से कंफर्म कीजिएगा कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर ज्यादा बारिशें हो सकती हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये स्पेल किसी जगह पर तो आज से शुरू होगा और 7 जुलाई तक एटलीस्ट जारी रहेगा। फिर कुछ दिन, 1-2 दिन का आप वक्फा कह लें या उसकी शिद्दत में कमी आएगी और फिर मिड ऑफ जुलाई तक एटलीस्ट ये सिलसिला ऑन एंड ऑफ चलेगा। इसी तरह से तो पंजाब भर में ज़ाहिर है तेज़ बारिशें हैं। ये 2 से लेकर 7 तक जो स्पेल है इसमें ख़ास कर नॉर्थ पंजाब और नीचे सेंट्रल पंजाब, साउथ में थोड़ी सी कम, लेकिन बाकी जगहों पर तेज़ मूसलाधार बारिशें हैं। उसमें लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, नीचे कसूर, साहिवाल और इन तमाम एरियाज़ में, ऊपर फिर इस्लामाबाद, जेलम, सियालकोट, नारोवाल, ये तमाम इलाके जो हैं वहाँ पर इस्लामाबाद इटसेल्फ और लाहौर इटसेल्फ और उस तरफ KP में पेशावर और ये जो मुख्तलिफ जगह हैं यहाँ पर तेज़ स्पेल के नतीजे में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। इसी तरह से KP जो शुमाली या पहाड़ी इलाके हैं
उसमें गलियात आ जाता है, हज़ारा डिवीजन में कागान नारान, और उधर स्वात डिस्ट्रिक्ट माराखंड डिवीजन के अंदर दूसरे डिस्ट्रिक्ट और स्वात। तो इन तमाम एरियाज़ में ज़ाहिर है कि जब तेज़ बारिश होती है पहाड़ी इलाकों में तो उसके नतीजे में लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, नदी नालों में दुनियानी फ्लैश फ्लडिंग की सूरत में आती है। तो ये चीज़ें तमाम इससे एसोसिएट हैं। इस बहुत हैवी स्पेल है। पहला ही स्पेल जो मानसून का है तो खासा मतलब दूर दूर तक है, पंजाब के इलाकों में भी और केपी के इलाकों में भी, और इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान में भी और कश्मीर में भी। तो सरफराज साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पहला ही स्पेल है और बहुत हैवी स्पेल होगा, इस हवाले से कोई इकदाम किए गए हैं? पहले से ही तमाम इदारों को मुतला कर दिया गया है? जी बिल्कुल, ज़ाहिर है। देखिए, जैसे ही ये एडवाइजरी इस तरह का अलर्ट इशू होता है, कल इशू है, तो फर्स्ट रेसिपिएंट उसके मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेकर नीचे तक सभी लोगों को एक तरह से पीडीएमए नेशनल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे पीडीएमएज होते हैं। पीडीएमएज आगे डिस्ट्रिक्ट्स को एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनको ऑन बोर्ड लेते हैं, अपनी जितनी भी उनकी मेजर्स होती हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं, या जितनी प्रिपरेशन होती है उस हवाले से। तो होपफुली मतलब मैसेज तो पहुंच गया है सब तक। अब देखिए कि किस हद तक उस पर वो होता है, रिएक्शन आता है। ठीक है। और जो कहा जा रहा था कि जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है अब उस हिसाब से बारिशें भी ज़्यादा ही होंगी, ये भी दुरुस्त है? देखिए, उसमें अमूमन ये होता है कि गर्मी वैसे एक हफ्ते इस तरह से पड़ती रही है ना। ओवरऑल तो यानी अभी जून के टेम्परेचर आएंगे तो मेरे ख्याल में जून इतना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं गया, लेकिन मई गर्म गया था ज़्यादा। मई में 10-12 दिन बहुत सीवियर हीट वेव आई थी, उसके नतीजे में ज़ाहिर है गर्मी भी कंट्रीब्यूट करती है। असल तो कंट्रीब्यूशन जो है ना, या जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स होते हैं हमारी मानसून बारिशों पे, वो पैसिफिक ओशन के दर्जा हरारत, इंडियन ओशन के दर्जा हरारत, और ये हीट लो जो बनता है हमारे सदरन पाकिस्तान के ऊपर, सिंध और बलूचिस्तान के ऊपर, वो ज़्यादा गर्मी पड़ने के बायस से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और जब वो स्ट्रांग होता है तो ज़्यादा मॉइस्चर पुल करता है अपनी तरफ, अरेबियन सी से भी, बे ऑफ बंगाल से भी। तो इसमें भी है मतलब उसका अमल दखल भी होता है गर्मी का भी। ठीक है। तो सैलाबों के हवाले से भी बताइएगा, इस साल भी आपको लगता है कि सैलाब का खदशा है, और फिर वो किन किन इलाकों में हो सकता है? जी, खदशा तो आप रूल आउट नहीं कर सकते, बिल्कुल खदशा है। देखिए, जो सीजनल फोरकास्ट अगर आपकी नज़र से गुजरी हो ना, तो उसमें ये जो नॉर्थ ईस्ट पंजाब है, जो हमारी कोर मानसून बेल्ट होती है एक तरह से इंडिया के साथ, जैसे ही उधर से हवाएं दाखिल होती हैं, उसमें लाहौर आ जाता है, ऊपर से सियालकोट, नारोवाल, झेलम, इस्लामाबाद, फिर नीचे लाहौर से नीचे आए तो कसूर, साहिवाल, ये जो पट्टी है ये सारी इस एरिया में मतलब ज़्यादा चांसेस दिखाए गए हैं, ज़्यादा बारिशों के ज़्यादा चांसेस, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, यानी हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस पूरे इलाके में। और इसी तरह से दूसरा जो पॉकेट है वो साउथ ईस्ट से सदरन सिंध है, बशमूल कराची। तो इन तमाम दोनों में, और फिर तीसरा नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान का, ये जो 3 पॉकेट्स हैं समझ लें यहाँ पर। वैसे तो सभी जगहों पर मामूल से ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर विद हाई प्रोबेबिलिटी है कि बेटर देन एवरेज विद हाई प्रोबेबिलिटी। तो ईस्टर्न साइड पे जैसे हमारी पट्टी जो मैंने आपको गिनवाई, नॉर्थ ईस्ट पंजाब, इन एरियाज़ में ज़्यादा बारिशें होती हैं, और ऊपर दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में अगर ज़्यादा बारिश होती है इंडियन साइड पे भी और हमारी साइड पे भी, तो फिर सैलाब की कैफियत भी आ सकती है, खासकर ईस्टर्न रिवर्स में बिल्कुल इम्कान ज़्यादा है इस बात का। ठीक है। और दूसरी तरफ जिस तरह से कराची का भी आपने जिक्र किया है, या दीगर शहरों का आप ये बता रहे हैं, तो वहाँ पर भी फिर अर्बन फ्लडिंग का खदशा है? बिल्कुल खदशा है। देखिए, मानसून की तो अपनी एक डायनेमिक्स होती है ना, कोई एक स्पेल भी, अब जैसे अब परसों आपने देखा लाहौर में पहले स्पेल में 100 मिलीमीटर से ऊपर बारिश हो गई, कहीं से 120, कहीं इस तरह से। तो इस तरह का स्पेल जिस बड़े शहर में भी हो जाए तो अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा कर देता है। डिपेंड करता है कि वो अगर बहुत थोड़े वक्त में हो जाए, यानी 1-2 घंटों में इतनी बारिश हो जाए, तो फिर तो लाजमी बात है कि सूरत हाल ख़राब हो जाती है। और अगर ये पूरे दिन पर फैला हुआ कैसे हो तो फिर चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं। ठीक है। और जो टूरिस्ट हैं उनके लिए क्या एडवाइजरी अभी जारी की गई है? कब तक ऐसा ही मौसम चलेगा? ये देखिए, मैंने कहा ना कि मिड ऑफ जुलाई तक ऐसा ही चलेगा, तकरीबन 1-2 दिन का, यानी ये स्पेल जो है 2 से लेकर 7 तक। और इसी में टूरिस्ट के लिए भी एक तरह से एडवाइस है कि वो जब पहाड़ी इलाकों में, खासकर उधर का नारान, गलियात, और इसी तरह से कश्मीर के इलाकों में, वादी में जाते हैं या गिलगित बल्तिस्तान साइड पे जाते हैं, तो फोरकास्ट को मद्देनजर रख कर जाएँ और उस हिसाब से प्लान करें। और बेहतर ये है कि इन दिनों में जब बहुत हैवी स्पेल है, यानी 4 से लेकर 7 तक, आप कह सकते हैं 4 जुलाई से लेकर 7 तक, इस दौरान में अवॉइड ही करें तो ठीक है।
और फिर 7-8 को थोड़ा सा स्पेल हल्का होगा, कुछ इलाकों में होगी बारिश, कुछ में नहीं होगी, लेकिन 10 से बाद फिर 14 तक जो है ना दोबारा से इसी तरह से तेज़ मूसलाधार बारिश है बेशतर जगहों में। तो इस लिहाज से टूरिस्ट जो है ना अपना प्लान करें। ठीक है, और लाहौर के हवाले से भी स्पेसिफिकली बताइएगा। देखिए इस पूरे स्पेल में ना लाहौर में यानी आज तो हो सकता है इतनी ना हो, लेकिन किसी वक्त भी रात में कल यानी 3 से लेके 7 तक इस दौरान में हैवी स्पेल भी मुतवक्की है लाहौर में, तो दोबारा से अर्बन फ्लडिंग का खदशा हो सकता है। जी ठीक है, और बलूचिस्तान के हवाले से ज़रा अपडेट कीजिएगा। बलूचिस्तान के देखिए जो शुमाल मशरकी बलूचिस्तान है इस स्पेल के नतीजे में तो उस तक ही महदूद है, जो आपका ज़ोब, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, जाफर, नसीराबाद और नीचे फिर खुजदार डिस्ट्रिक्ट और कल्लात, ये जो पट्टी है जो सदरन पंजाब के साथ लगती है उस तरफ और फिर नीचे सिंध के साथ लगती है, तो इस तमाम पट्टी पे यानी नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट बलूचिस्तान जो है यहाँ पर तेज स्पेल है, वही 3 तारीख से या 4 से शुरू हो सकता है, वहाँ पर 4 से लेके 6 या 7 तक है ये स्पेल। और वही नॉर्थ ईस्ट पंजाब बलूचिस्तान में अगर पहाड़ों पर तेज़ बारिश होती है ना तो ज़ाहिर है जैसे पिछला स्पेल भी आपने देखा होगा, तो पहाड़ी इलाकों में जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़ाहिर है वो ग्रेविटी की वजह से पानी एकदम नदी नालों में तूफ़ानी की सूरत में आता है और फिर रास्ते में जो चीज़ आती है उसमें उसको नुकसान होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। महकमा मौसमियात की जानिब से जुलाई के पहले 15 दिनों में तेज़ बारिशों की पेशगोई कर दी गई है और ये कहा जा रहा है कि 4 से 7 जुलाई के दौरान अच्छी बारिशों की भी तवक्को है। ये मौसम की अपडेट थी, खासतौर पर जो टूरिस्ट हैं उनको एहतियात करने की ज़रूरत है, जो नॉर्दर्न एरियाज़ में जा रहे हैं उनको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर जब मौसम तब्दील होता है तो फिर लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा होता है। तो इस हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से एडवाइजरी तो जारी कर दी गई है, जिस पर अमल हम सबको ही करना चाहिए और अब हम सबको अपना ख्याल भी रखना है, क्योंकि जब मौसम की शिद्दत बढ़ती है बहुत से ऐसे नाखुशगवार वाक़यात होते हैं जिसमें हुकूमत भी फिर जिम्मेदार नहीं है, जिसमें लोगों का भी कोई कसूर नहीं है, तो हमें अपने तौर पर काफ़ी एहतियात करने की भी ज़रूरत है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और बात करेंगे लाहौर की, जहां बारिशों के पेश नज़र वासा भी हंगामी सूरत हाल के लिए इस वक्त हमें तैयार दिखाई दे रहा है और वासा की तरफ से हम देख रहे हैं कि शहर में मानसून कैंप्स भी लगा दिए गए हैं। कल भी बारिश हुई है और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया वासा टीम की जानिब से। फ़ौरन सड़कों से हमने देखा कि किस तरह से पानी का सफाया किया गया है। रमा हफ्ते मुल्क के जो बलाई और बस्ती इलाके हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं कि शिद्दत के साथ मानसून बारिशों का इम्कान है, जिसका हम पहले सेगमेंट में भी जिक्र कर चुके हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ थे और तूफ़ानी बारिशों के बायस अब यही कहा जा रहा है कि रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं वो भी मुतासर हो सकते हैं। इस हवाले से लाहौर समेत जो दीगर शहर हैं वहाँ पर एनडीएमए की जानिब से अलर्ट भी जारी किया गया है और तूफ़ानी बारिशों से निपटने के लिए वासा की इस वक्त क्या तैयारियाँ हैं ये जानने के लिए हमने दावत दी है एमडी वासा गुफरान अहमद साहब को, जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मानसून कैंप हमने देखा कि वो लग चुके हैं, उस हवाले से बताइएगा कि क्या इंतजाम कर लिए गए हैं, क्योंकि कल भी बारिश हुई थी, बड़े अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मैनेज किया गया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली बारिशों से पहले तैयारी करनी होती है आपने बारिश के जी कि किस तरह ओवरकम करना है, किस तरह स्टॉर्म वाटर को आपने टेक केयर करना है, तो उससे तैयारी जो है काफ़ी महीने पहले शुरू हो जाती है। तो जैसे फरवरी से हमने डिसल्टिंग शुरू की और 2 साइकिल्स हमने डिसल्टिंग हमारी ड्रेन्स जो हैं वज़ीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज शरीफ साहबा की हदायत के मुताबिक 2 साइकिल्स हमने मुकम्मल किए ड्रेन्स के डिसल्टिंग के। सीवर का एक 3000 किलोमीटर सीवर हमने डिसल्ट किया है और उसके अलावा जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़, एक तो यह है कि आपका कन्वेंस सिस्टम इफेक्टिव हो, जिस जगह पे पानी खड़ा होता है वहाँ से उसने कैरी करके लेके जाना है डिस्पोजल तक और डिस्पोजल ने आगे पंप आउट करना है किसी वाटर बॉडी का। तो कन्वेंस सिस्टम की इफेक्टिवनेस इस तरह इंश्योर की गई है। उसके बाद डिस्पोज स्टेशन की जो मशीनरी है वो उसकी मेंटेनेंस वेल मेंटेन्ड है और तीसरी चीज़ है कि आपका एनर्जी सोर्स। जब बारिश होती है आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी अक्सर ऑफ हो जाती है, इश्यूज़ आ जाते हैं, उसके लिए जेनसेट्स के अरेंजमेंट हमारे तमाम डिस्पोज स्टेशन, छोटे लिफ्ट स्टेशन जो हैं उन पे है। और कल भी आलमोस्ट हाफ लाहौर की लाइट नहीं थी, लेकिन इवन दैन डिस्पोज स्टेशन ने बड़ा इफेक्टिवली काम किया, जनरेटर्स ऑन थे। तो तीसरी चीज़ है कि एनर्जी आपके पास हो। तो ये तीनों चीज़ें इंश्योर की गई हैं। जिस आपने देखा है कल 100 mm बारिश हुई और 14 mm से ऊपर बारिश हो तो उसे हैवी बारिश कहा जाता है जी। तो 100 mm तो एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं और 1 घंटे में 110 mm बारिश हुई है। इवन देन आपने देखा है कहीं भी देखें लो लाइंग एरिया में पानी आएगा,
ये नहीं होगा कि तमाम रोड्स बिल्कुल क्लियर होंगे, क्योंकि रोड्स के ग्रेडियंट इस तरह सेट किए जाते हैं कि एक रोड के ऊपर सरफेस रन ऑफ के थ्रू पानी किसी एक डिप्रेशन में आए और वहाँ से कलेक्ट करके पानी को लेके जाते। मैं इसी तरफ आ रहा था क्योंकि हम देखते हैं कि पोश इलाकों में तो कैंप्स भी हमें दिखाई देते हैं, हमें मशीनरी भी दिखाई देती है, लेकिन जो गिला है वो नशेबी इलाकों वालों का है या उन इलाकों का है जहाँ पर कच्ची आबादियाँ मौजूद हैं, उनका ये गिला है कि वहाँ पर उन्हें पूछने कोई नहीं जाता, वहाँ पर कोई गाड़ियाँ मौजूद नहीं होती, वहाँ पर कैंप्स नहीं लगाए जाते। नहीं, देखें हमने पूरे लाहौर में कैंप्स लगाए हैं। दूसरी आबादीज़ आप देखें जीटी रोड पे शालीमार बाग की तरफ भी है, जोड़े पुल, अल-फैसल टाउन वगैरह एयरपोर्ट के जो करीब है आबादी उधर भी है, यानी इधर आप चुंगी अमर सिद्धू साइड पे देखें, शादरा में देखें, हर एरिया को हमने कवर किया हुआ है। असल इशू ये होता है कि जब आप बारिश होती है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि आपने मेन रोड्स को फोकस करें ताकि इनकन्वीनियंस ना हो, ट्रैफिक स्मूथ फ्लो हो। मेन रोड्स के बाद आपने सेकेंडरी टशी स्ट्रीट्स को फोकस करना होता है। तो ये पॉलिसी एक स्ट्रेटजी होती है और अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। अब देखें, और दूसरा मेन रोड्स पे आपका टंक सिस्टम होता है, बड़ा सीवर्स जो होता है जिसने पानी लेके जाना होता है, तो वो जब डाउन होगा या वो इफेक्टिवली काम कर रहा होगा तो ऑटोमेटिकली स्ट्रीट्स या सेकेंडरी रोड या स्ट्रीट्स या टर्शियरी स्ट्रीट्स को रिलीफ मिल रहा होता है, वो भी इफेक्टिव हो। तो इसलिए पहले इंश्योर हम ये करते हैं कि ये सिस्टम इफेक्टिव रहे, मेन रोड्स क्लियर हों, उसके बाद स्ट्रीट्स का ऑटोमेटिकली पानी निकल जाता है। फिर भी हम स्टाफ को मूव कर देते हैं सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रीट्स में ताकि कोई मैनुअल कवर्स उठाएं, कोई ग्रेटिंग उठाएं, साफ करें, कहीं पानी रुका हुआ है तो वो निकल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी स्ट्रीट्स को हम इग्नोर करते हैं, तमाम हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन होते हैं। और ठीक है। कुछ लास्ट ईयर भी हमने इस पर प्रोग्राम किया था और हमारी जब लोगों से भी काफ़ी बात हुई तो यही कहा जाता रहा कि जो पोश इलाके हैं, जैसे अगर हम गुलबर्ग की बात करें तो यहाँ पर भी इतना पानी खड़ा होता है कि फिर लोग कहते हैं कि वाई गुलबर्ग इज सो एक्सपेंसिव, कि अगर एक्सपेंसिव है तो फिर यहाँ पर तमाम फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। तो उसमें यही बात फिर सामने आई थी कि जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी हैं वो भी आज हाई राइज बिल्डिंग बन रहे हैं, उनके लिए सीवरेज का निज़ाम फिर वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। उस पर कोई काम हो रहा है? जी देखें, 1967 में गुलबर्ग कब डेवलप इस करीब के डेवलप हुआ तो उस वक्त का सिस्टम ले हुआ है। तो उस वक्त रेजिडेंशियल था, प्लाट्स बड़े थे, उसके बाद लैंड सब डिविजन्स हुई, पॉपुलेशन बढ़ी और अब तो अपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स बन रही हैं, वर्टिकल डेवलपमेंट हो रही है। तो उसकी वजह से सिस्टम पे लोड है और उसके लिए वासा ने अपना मास्टर प्लान तैयार किया हुआ है। ठीक है। पूरे सेंट्रल लाहौर का भी और लाहौर के चारों साइडों पे लाहौर फैला उसका भी। तो एक हमने MTBM माइक्रो टनल बोरिंग मशीन्स के साथ प्रोजेक्ट हमारा है जिसको हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक उसकी फंडिंग कर रहा है और उसके PC1 हमने जो इस वक्त सेक्टर हाउसिंग के पास चला गया और वो फॉरवर्ड करेंगे PND पंजाब को, फिर CDWP सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, इकनॉमिक से वो क्लियर रहेगा तो उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो वो मैडम मरियम नवाज शरीफ साहब बने वज़ीर आला पंजाब, इन्होंने मीटिंग चेयर की थी 4-6 को जून को इसी में, और उसमें ये स्कीम डिस्कस हुई थी। उन्होंने हमें बताया था, उन्होंने कहा था कि फौरी PC1 आप सबमिट करें ताकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन। और जितने शहर में अंडर पासेस मौजूद हैं वो तो हम फिर देखते हैं, वीडियोस मीडिया पर भी चल रही होती हैं, सोशल मीडिया पर भी चल रही होती हैं, गाड़ियां भी तैर रही होती हैं। पिछले साल के मनाजिर हैं जब नए अंडर पास की ओपनिंग हुई थी कलमा चौक पर, तो उसके बाद फिर हमने देखा था कि वो आधे से ज़्यादा भर गया था। तो ये जो अंडर पासेज हैं फिर जब ये ब्लॉक हो जाते हैं तो फिर वो ट्रैफिक जाहिर बात है वहाँ पर सारी स्टक होकर रह जाती है। जी बिल्कुल, लास्ट ईयर ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसमें ये कलमा चौक का, तो वो CBD एक्चुअली वो उस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन था और उसकी मशीनरी इंस्टॉल नहीं थी, ऑपरेशनल नहीं थी, जिस वजह से टेम्परेरी को अरेंजमेंट CBD ने किया हुआ था, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स वाले उनके पास था, वो उनका है तो, लेकिन वो काम नहीं कर सका। उसके बाद वासा ने फिर उसको सपोर्ट किया और उसके बाद नेक्स्ट बारिशों में वासा ने सपोर्ट किया और टेक केयर किया और उसके बाद ऐसा इंसिडेंट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह कल 100 mm बारिश हुई है और कोई भी 31 अंडर पासेस हैं, तमाम ऑपरेशन थे, किसी किस्म का किसी अंडर पास में चौक नहीं था, कोई पानी नहीं था। तो इवन आप दिल्ली में देखें 228 mm 24 घंटों में बारिश हुई है और जिसमें 140 जो है 4 घंटों में हुई है, 40 mm बारिश पर आवर थी इंटेंसिटी। तो कल हमारी बारिश जो ये इधर लाहौर में जो 100 mm इंटेंसिटी थी, तो ये बड़ा डिफरेंस है। इवन देन उनके देखें कितने अंडर पासेस डूबे हुए और वासा लाहौर का अल्लाह का शुक्र है कोई एक अंडर पास भी नहीं है सब। ठीक है, तो बारिशों के हवाले से अभी जो आपको इतलात महकमा मौसमियात की तरफ से मिली हैं वो क्या हैं, जिनमें ज़्यादा इलाकों को कहा जा रहा है कि यहाँ पर अर्बन फ्लडिंग का खतरा है, और वहाँ पर आप क्या समझते हैं कि रिहायशियों को अपने तौर पर भी क्या इकदाम करने चाहिए? जी, रिहायशियों के इकदाम अपने तौर पर तो ये हैं कि जी ड्रेन्स की हम डिसल्टिंग करते हैं और हफ्ते के बाद दोबारा देखें तो उसमें सॉलिड वेस्ट इतना
ह्यूज क्वांटिटी में आया होता है कि ऐसे लगता है जैसे डिसल्टिंग नहीं की गई। तो शहरियों से यही रिक्वेस्ट है कि एक तो जो भी सॉलिड वेस्ट है या किसी किस्म का कोई चीज़ें ड्रेन में मत फेंकें, सीवरेज लाइंस में ना फेंकें, सीवरेज लाइंस में ना फेंकें, ताकि वो चोक ना हो और वो स्मूथली काम कर रहे हो और इसके इफेक्टिव जो स्टॉर्म वाटर डिस्पोजल वो होगी। तो जो LWMC के डंपिंग पॉइंट्स हैं या पॉइंट्स हैं जहाँ पे कंटेनर रखे हैं वहाँ तक पहुँचाएँ ताकि LWMC उसको रिमूव कर ले। तो ये एक रिक्वेस्ट है। और बाकी जो हम देखते हैं कि तामीराती कुछ काम चल रहे होते हैं शहर में, कहीं ना कहीं उन जगहों को कॉर्डन ऑफ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आते हैं। साथ ही साथ मैन होल्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से कवर होने चाहिए। हम देखते हैं बाइक्स वाले उनमें गिरे होते हैं, बड़े अजीब किस्म के वाक़यात भी होते हैं। मैन होल्स तो कवर होते हैं, एक मैं कहूँगा कि ये अनफॉर्चुनेट है हमारे कि मैन होल कवर्स को चोरी करते हैं लोग। बिल्कुल। और हालांकि किसी काम नहीं। अब RPC मैनुअल कवर हमने इंट्रोड्यूस करवाए जिनकी स्क्रैप वैल्यू ज़ीरो है। इवन देन चोरी हो रहे हैं, इवन गुलबर्ग में चोरी हो रहे हैं, FIRs कटवाई हैं, लोगों को पकड़ाया गया है, इवन देन लोग बाज नहीं आ रहे। हालांकि देखिए किसी का बच्चा गिर सकता है, किसी का इंसिडेंट हो सकता है, वो किसी का भी बच्चा हो सकता है, एक लाइफ ज़ाया हो जाती है, लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे। ये भी एक रिक्वेस्ट है कि खुदा रहा मैनुअल कवर्स को ना चोरी करें, ना चोरी। ठीक है। अच्छा, अगर हम मशीनरी के हवाले से बात करें तो अभी वासा लाहौर के पास इनफ मशीनरी है जो आने वाले दिनों में, अब हम बारिशें सुन रहे हैं, उसको मैनेज करने के लिए, या मजीद भी रिक्वायरमेंट हैं जो कि फिर आपने CM पंजाब से डिस्कस की हैं? जी देखें, मशीनरी तो वासा के पास है, तो लेकिन CM साहब के साथ मीटिंग हुई थी, उन्होंने वो बड़े काइंड थी कि उन्होंने 4 बिलियन की मशीनरी वासा को और एलोकेट की है और ADP में आ गई है। इस ADP में जिसमें डिस्पोज स्टेशन की पंपिंग मशीनरी जो आउटलेव्ड है उसकी रिप्लेसमेंट, जो डिसल्टिंग या सीवर क्लीनिंग मशीनरी आउटलेव्ड उसकी रिप्लेसमेंट की, और इसी तरह उन्होंने जो सिस्टम है कन्वेंस सिस्टम या सीवर लाइंस जो पुरानी जो सिंक होल्स बन जाते हैं जी और मानसून में ज़्यादा नज़र आते हैं, बहुत सारी लाइनें सेटल होती हैं क्योंकि 40-50 साल पुरानी लाइन, उनकी रिप्लेसमेंट के लिए भी 10 बिलियन उन्होंने दिया, वो इस ADP में शामिल हुआ है। और इंशाल्लाह अब ADP PC1 हमारे सबमिट हो गए, अप्रूवल के बाद हम काम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया MD वासा गफरान अहमद साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और उम्मीद हम यही करते हैं कि जो बारिशों का ये सिलसिला है ये खैर आफियत से गुजरे और लोगों को ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी जी, 10 टैंक्स स्टोरेज टैंक्स जो हैं जी वो भी CM साहब ने अप्रूव किए हैं। ठीक है, ये 4-6 को जो मीटिंग और ADP में आ गए हैं और उनके PC1 में वासा ने सबमिट कर दिए। 10 पॉइंट जैसे हमने लॉरेंस गार्डन और शेरावाला और एक कश्मीर रोड पे बनाया, 0 पाउंडिंग होती है, तो इस तरह 10 मजीद पॉइंट्स होंगे जहाँ पे ये भी टैंक कंस्ट्रक्ट होंगे 6.6 बिलियन के, और उसमें कज़ाफ़ी स्टेडियम ऑल्दो वासा उसको एरिया नहीं है, वो PCB उसको O&M करती है। ठीक है, इवन वहाँ भी एक टैंक बनने जा रहा है ताकि ये इनकन्वीनियंस होती है, बहुत ज़्यादा पाउंडिंग होती है और उसको भी टेक केयर किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया MD वासा गफरान अहमद साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान, और इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं आपकी स्किन के हवाले से। तो बारिश के मौसम में हमारी जिल्द को इजाफी तवज्जो की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि बारिश के मौसम में फिर ये देखने में आता है कि अक्सर अफराद उन्हें एलर्जीज़ डिफरेंट सामना करना पड़ता है। जैसे ख़ारिश की हम बात कर रहे हैं, जिल्द के मसाइल का वो शिकार हो जाते हैं। तो बारिशों के मौसम को भी इतना आसान नहीं लेना चाहिए। आमतौर पर ख्याल क्योंकि यही किया जाता है कि बारिश के मौसम में नमी जिल्द की हिफाजत करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मानसून के साथ आने वाली जो नमी है वो हमारी स्किन को नुकसान भी पहुँचाती है। तो ये जो सेगमेंट है ये ख़वातीन और मर्दों दोनों के लिए ही यकसा है। जिन लोगों में ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आने की शिकायत होती हैं, बारिश का पानी ऐसे मौसम में उन लोगों के लिए काफ़ी परेशान कुन हो सकता है। उनके जो इन्फेक्शंस हैं, एलर्जी हैं, उसका बाइस भी बन सकता है। और वो लोग जिन्हें एक्जिमा और हाइपर पिगमेंटेशन की शिकायत भी रहती हैं, उनके जल्द को बारिश का पानी बहुत ज़्यादा मुतासर करता है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर कवल जवाद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो सबसे पहले तो बारिश को ही हम डिस्कस कर लेते हैं कि बारिश का मौसम जब शुरू होता है, गर्मियों में सख्त सूरज में तो हम कहते हैं कि हमें सन ब्लॉक इस्तेमाल करना है, लेकिन जब बारिश का सीज़न आता है तब क्या इस्तेमाल करना है? देखिए, जब बारिश का सीज़न आता है, सर्दियों का आता है, गर्मियों का आता है, सन ब्लॉक हर मौसम के लिए कंपलसरी है। ठीक है, आपने सन ब्लॉक इस्तेमाल करना है। सिर्फ फ़र्क क्या आता है उसमें कि आपका सन ब्लॉक का टेक्सचर चेंज हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राई वेदर में हैं तो आपको जेल बेस्ड या ऑयल बेस्ड सन ब्लॉक यूज़ करना है। बट अगर आप ह्यूमिड, जैसे अभी रेनी सीज़न है, बारिश का मौसम है, इसमें ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, जितने भी इन्फेक्शन हैं बारिश के मौसम में ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं।
तो ऐसे मौसम के लिए आपने अपनी स्किन को देखना है कि अगर उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से ऑयल ज़्यादा आ रहा है तो आपने ऐसा सन ब्लॉक यूज़ करना है जो कि ड्राई हो। ठीक है, जेल बेस्ड भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो लोग यूज़ कर सकते हैं जिनकी स्किन ड्राई है, इस मौसम में भी ड्राई है। सो सन ब्लॉक तो कंपल्सरी है ना, वो तो आप इस लिस्ट से हटा ही दें कि आपने किसी मौसम में यूज़ नहीं करना या किन कंडीशंस में यूज़ नहीं करना। इसके ऑप्शंस हमारे पास शायद ही कोई एक दो हों, अदरवाइज आपने हर कंडीशन में सन ब्लॉक और मॉइस्चराइजर दोनों यूज़ करने हैं। सो जैसे ही आपका ये रेनी सीजन स्टार्ट होता है, बारिश स्टार्ट होती है या फिर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी आ गई है वेदर में, आपने सिर्फ अपने स्किन टेक्सचर पे ध्यान देना है और स्किन टेक्सचर के अकॉर्डिंगली अपना सन ब्लॉक चूज करना। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये होती है कि हम वो जो एक सेल्फ मेडिकेशन है उस पर ज्यादा बिलीव करते हैं, सेल्फ डॉक्टर हम ज्यादा बनते हैं या हम हेल्प लेते हैं, फिर मेडिकल स्टोर वाले जो अंकल होते हैं उनकी हेल्प ली जाती है, डॉक्टर्स की हेल्प नहीं ली जाती है। वो कितना नुकसानदेह है? मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर्स की उनकी बेसिकली क्या होता है कि नुकसानदायक इसलिए ज़्यादा है कि उन्हें नहीं पता आपकी स्किन को सूट क्या करता है। वो एक कॉमन और जनरल आपको बात बताते हैं कि ये चीज़ें कॉमन है, ये ज़्यादा सेल आउट हो रही हैं तो आप इसे ले सकते हैं। लाइक मार्केट में जिसकी डेफिनेटली ज़्यादा परचेज होगी, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, आपने वाइजली चूज़ करना है। फिर मैं वही कहूँगी अपनी स्किन के मुताबिक, क्योंकि जो चीज़ आपको सूट करती है ज़रूरी नहीं है कि मुझे भी सूट करे। सो आप सेल्फ मेडिकेशन भी कर सकते हैं उस सूरत में जब आपका चेहरा उस पर इफेक्टेड ना हो। ठीक है, आप सेल्फ मेडिकेशन उस हद तक कर सकते हैं, जैसे कुछ मेडिसिन हैं, पैनाडोल है और कुछ एंटाहिस्टामिन ऐसी हैं जो ओवर द काउंटर इजीली मिलती है। पाकिस्तान में तो खैर सब कुछ ही ओवर द काउंटर इजीली मिल जाता है, बट फिर भी कोई ऐसी चीज़ आपने नहीं लेनी। कभी कभी पैनाडोल भी साइड इफेक्ट कर जाती है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा पैनाडोल के सीवियर साइड इफेक्ट आ जाते हैं। सो आपने खुद से नहीं डिसाइड करना कि आपकी स्किन के लिए क्या चीज़ बेहतर है, या फिर किसी और को डिसाइड करने नहीं देना। अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, अपने एस्थेटिक फिजिशियन को कंसल्ट करें, वो आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि इस वेदर के लिए आपको क्या चीज़ सूट करेगी। अगर एक दफ़ा आपको अपनी स्किन टाइप पता है, हमारे पास पाकिस्तान में या ओवरऑल स्किन टाइप्स होती हैं 4। आपकी एक नॉर्मल स्किन होती है, एक आपकी ऑयली होती है, एक ड्राई होती है और एक कॉम्बिनेशन स्किन होती है। सो इन चारों में से डेफिनेटली कोई एक स्किन होगी। एक मरतबा पता कर लें आपकी स्किन कौन सी है, आपके लिए प्रोडक्ट चूज करना इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जब ये जो बारिश का मौसम है, इस मौसम में फिर हम देखते हैं कि इचिंग बॉडी में स्टार्ट हो जाती है, या फिर अगर हम अपने पाँव की बात करें तो कोई ना कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। बिल्कुल, बारिश के मौसम में मैंने जैसे पहले बताया कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो पूरी बॉडी आपकी नमी का शिकार हो जाती है। उस नमी की वजह से ऐसा होता है मोस्टली कि आपके जो पाँव हैं उनके दरमियान वाली जगह, वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। खासतौर पर अगर किसी को डायबिटीज़ है, वो लोग खासतौर पर इस मौसम में एहतियात करेंगे। नॉर्मली भी वो लोग जो सारा जैसे खासतौर पर आदमी होते हैं, लड़के होते हैं, जो लोग वर्किंग होते हैं, सुबह से ही उन्होंने शूज़ पहन लेने, सॉक्स पहन लेने। और एक आम प्रैक्टिस ये है कि आप फौरन गीले पाँव पर ही सॉक्स पहन लेते हैं और फिर शूज़ पहन लेते हैं, तो फिर मेरा ये सबसे बुरा है, ये सबसे बुरा है। बिकॉज इससे ना सिर्फ आपको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, बल्कि आपके पाँव में एक स्मेल भी आ जाती है ऐसी जो कि अक्सर लोगों को नागवार गुजरती है। यानी कि अगर आप समटाइम वो इतनी वियर्ड होती है कि बराबर बैठे बंदे को भी फील होती है। सो कभी भी ये ना करें कि आपके पाँव अभी गीले हैं और आपने उसमें सॉक्स पहन लिए। बगैर सॉक्स के आपने शूज़ नहीं पहनने हैं। इन दो चीज़ों का खास तौर पे ख्याल रखना है कि गीले पाँव में सॉक्स नहीं डालना और बगैर सॉक्स के शूज़ नहीं पहनने। आपने अच्छे से प्रॉपर्ली ड्राई करना है। और जिन लोगों को ओवर स्वेटिंग का भी प्रॉब्लम होता है, लाइक आप भले से ड्राई करके भी पहने लेकिन उनके पाँव में या हथेलियों में पसीना ज़्यादा आता है और इस वेदर में कुछ ज़्यादा ही आता है, तो आपने ये खास एहतियात करनी है कि कोई भी टाल्कम पाउडर या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके पाँवों को ड्राई रख सके। जैसे अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग का प्रॉब्लम है तो फिटकरी इसमें बहुत हेल्प करती है। आप उसका मसाज कर सकते हैं अपने पैरों पर या हाथों पर, वो काफ़ी हद तक स्वेटिंग को कंट्रोल करती है। मैं इसी तरफ आने लगा था कि जो स्किन केयर है उसमें जो घर के टोटके हैं वो हमारे लिए कितने अच्छे रहते हैं अगर हम वो सही तरह से कर लें। एक्चुअली मैं वही इसलिए ज़्यादा फोकस करती हूँ बिकॉज जब भी मैं इस तरह के प्रोग्राम्स करती हूँ तो लोगों का अक्सर मैं देखती हूँ सवालों जवाबों में यही उनकी शिकायत होती है कि आप इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स बताते हैं, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ऑब्वियसली, तो ऐसा कुछ बताएं जो घर में हम रह के कर सके। ये कॉमन प्रॉब्लम है और बिकॉज ये एक डर्मेटोलॉजी की प्रॉब्लम है, यानी कि डिजीज बेस्ड है, इसमें कोई हम खूबसूरती की तरफ नहीं जाते, ये एक ज़रूरत है, नीड ऑफ टाइम है। उसमें आसान तरीका मैंने आपको जैसे बताया फिटकरी का, आप उसको पीस के उसका मसाज कर सकते हैं अपने पाँवों पर।
गीली करके आप फिटकरी को अपनी उंगलियों के बीच में लगा सकते हैं। 5 से 10 मिनट उसका मसाज कीजिए और उसे छोड़ दीजिए। जब वो सूख जाए अच्छी तरीके से, फिर आप अपने सॉक्स पहन सकते हैं। नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, आप ये कर सकते हैं कि कोई भी आम टैल्कम पाउडर जो आपके घर में इजीली अवेलेबल है, प्रिकली हीट है, कोई भी, हर एक के घर में मेरे ख्याल में टैल्कम पाउडर इजीली मिल सकता है, वो आप अपनी उंगलियों के बीच में लगा सकते हैं। पाँव को अच्छी तरह धोएं, ड्राई करें, और ड्राई करने के बाद अपनी फिंगर्स के दरमियान में और पूरे पाँव पे नीचे जो तलवे होते हैं वहाँ पर लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। लाइक 2 to 3 मिनट्स वेट करें और उसके बाद आप अपने सॉक्स पहन सकते हैं। ये भी काफ़ी हद तक आपको स्वेटिंग से भी बचा सकते हैं और स्मेल से भी बचा सकते हैं। ठीक है। और आसान तरीका उसका और भी ये होता है कि फर्दर अगर आप करना चाहते हैं तो रात में जब आप अपने काम से वापस आते हैं तो आपने नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक और कोई भी शैम्पू जो घर में अवेलेबल है उसे डाल के 5 से 10 मिनट अपने पाँव उसमें भिगो दें। ठीक है। अच्छे से भिगो दें। जब ड्राई हो जाए तो आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा के उसे छोड़ दें। फिर आपने ऑब्वियसली सॉक्स वगैरह नहीं पहनने, खुला ही रहना है। जी जी। तो इससे बहुत हद तक आपके पाँव में इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे और आपके पाँव में स्वेटिंग भी कम। ठीक है। और इस सीजन में जो एक वही बात की जाती है कि जब बारिश हो जाती है उसके बाद हब्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो लोगों को अपने फेस पे फिर एक वो जिसे कहते हैं ना चिप फील हो रही होती है। बिल्कुल। उसका क्या हल है? देखिए वो भी अगेन ह्यूमिडिटी की वजह से होती है। उसका बहुत आसान तरीका ये है कि प्रॉपरली अपने जो अपना आपका फेस है उसे किसी अच्छे सोप से या फिर किसी अच्छे क्लिंजर से वॉश करें। फेस वॉश आप दिन में 4 से 5 मरतबा इस सीजन में ज़रूर करते हैं अगर आपके फेस पे वही जो चिप है वो फील हो रही है। दूसरा, आपने अपने फेस पर कोई यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा कि फिर जितनी बार आप फेस वॉश करें उतनी बार आपको सन ब्लॉक भी यूज करना। बिल्कुल। ठीक है। ये तो देखिए सन ब्लॉक वैसे भी कंपल्सरी है कि आपने 3 से 4 घंटे में रिपीट करना है। ठीक है। वो इसलिए 3 से 4 घंटे में रिपीट करना है कि किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी का कोई भी अच्छे से अच्छा सन ब्लॉक भी 3 से 4 घंटे से ज्यादा स्टे नहीं करता, वर्क नहीं करता वो। सो वो तो आपने अल्टीमेटली करना है। ये तो जब भी आपने सन ब्लॉक अपना फेस वॉश करना है सन ब्लॉक अप्लाई करें। ठीक है। एक और आसान तरीका इसका ये है कि ह्यूमिडिटी से बचने के लिए आप एलोवेरा का यूज़ कर सकते हैं। जिनके चेहरे पर ज़्यादा ऑयल की, ज़्यादा पोर्स ओपन होने की, इस मौसम में एक्नी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जितने भी हैं सब कॉमन हो जाते हैं। ठीक है। उसके लिए आप एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही यूज़ कर रहे हैं, घर वाला एलोवेरा आपको सूट करता है, आप अपने घर का एलोवेरा लें, उसे निकाल के कम से कम आधे घंटे से लेके 2 घंटे तक का पीरियड होता है, उसका जो जेल है वो निकाल के फ्रिज में रख दें ताकि उसमें जो एसिडिटी या टॉक्सिसिटी है वो खत्म हो जाए। और फिर आप घर वाला एलोवेरा भी इजीली अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। दिन में 1 मरतबा आप लगा लें या हफ्ते में 2 मरतबा लगा लें। और ये सब स्किन टाइप्स के लिए, ये सब कोई बिल्कुल नहीं है, किसी सिर्फ सेंसिटिविटी चेक करनी है। और वो भी मैंने बताया कि काफी हद तक कम हो जाती है उसकी। जो मार्केट में मिल रहे हैं मतलब प्रॉपर पैकेजिंग में, अगर आप कॉस्मेटिक बेस्ड की बात करें तो मैं कभी भी उससे एग्री नहीं करूंगी। बट जो मेडिकेटेड एलोवेराज है, बिकॉज उनमें कॉन्सेंट्रेशंस बहुत देख के बैलेंस रखी जाती है, वो आप यूज कर सकते हैं। एलोवेरा बहुत हद तक ऑयल को कंट्रोल करता है, ना सिर्फ चेहरे पर बल्कि आप सर में भी लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को सर में भी पसीने की कंप्लेन होती है और कहते हैं कि हम वॉश करते हैं सेकंड डे ही हमारे बालों में ऑयल आ जाता है। तो इस तरह की भी अगर कंप्लेन है तो भी एलोवेरा बेस्ट है, आप लगा सकते हैं इसको। एलोवेरा ये भी इजीली अवेलेबल है, घर का भी मैंने बता दिया, मेडिकेटेड भी बता दिया, ये आप कर सकते हैं। इससे आपका ऑयल कंट्रोल होगा। ऑयली है अगर फेस आपका तो बेसन इजीली अवेलेबल होता है आपके किचन में। आप 1 मरतबा वीक में बेसन का मास्क भी लगा सकते हैं। उसके साथ आप कुछ ड्रॉप्स लेमन के लगाएंगे अगर आपको एलर्जी नहीं है। उसके साथ आप एलोवेरा भी मिक्स कर सकते हैं और रोज वाटर भी मिक्स करते हैं। सब टू यू, आपकी स्किन पे जैसे सूट करता है आप उसका मास्क बनाएं और फेस पर अप्लाई करें। ठीक हो गया। वो भी कंट्रोल कर लेता है। एक्नी के हवाले से तो आपने कुछ चीजें बताई, ये जो ब्लैक हेड्स बन जाते हैं और फिर आपको निकलवाने पड़ते हैं, उसका आसान हल क्या है? क्योंकि वो बड़ा पेनफुल है। बिल्कुल ऐसे आप इसके लिए इजीली ये कर सकते हैं कि आपने कोई भी किसी भी अच्छे मॉइस्चराइजर से अपने फेस को मसाज किया। मसाज करने के बाद थोड़ी सी देर आपको स्टीम देनी पड़ेगी। आप अपने फेस को स्टीम दें, लेकिन इस वेदर में ये भी ज़रा मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी कोशिश करें 1 आधा मिनट आप स्टीम देने के बाद अपने फेस को अच्छे से आइसिंग करें। ठीक। अच्छा, मैं इसी तरफ ही आने लगा था कि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ये ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर भी कि आइसिंग का और ठंडे पानी से मुंह धोने का फायदे और नुकसान अगर हैं तो दोनों बता दें। देखिए दिन में 1 मरतबा फायदे बहुत हैं। ठीक है। बिकॉज ये सीक्रेट हम इसे कहते होते हैं कि ये सेलिब्रिटीज का सीक्रेट है। आइसिंग बहुत अच्छी है, लेकिन एक्स्ट्रा आपने नहीं करनी कि दिन में 6-6 बार आप आइसिंग कर रहे हैं। इसका बहुत once a day is enough। आप कर सकते हैं आइसिंग प्योर, लाइक आप पानी के भी आइस क्यूब्स बना के अपने फेस पे उसको मसाज कर सकते हैं। बहुत सारी क्यूब्स पानी में डाल के 2 से 3 मिनट जितना भी होल्ड कर सकते हैं, आप अपना फेस उसमें डिप कर सकते हैं। उसके अलावा क्यूकम्बर, कोई भी आप खीरा ले लें, उसका जूस निकालें और अपनी आइस क्यूब्स में रख लें।
और आप उसको अगर अपने फेस पे रब करेंगे, रात में आप घर में बैठे हैं, आपने मेकअप रिमूव कर लिया है, सब कुछ आप घर में अपने ऑफिस काम से वापस आने के बाद अगर आप उसका भी चेहरे के ऊपर मसाज करेंगे तो दिस इज बेस्ट, बिकॉज उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। क्यूकम्बर आपको पता है बहुत फायदेमंद होता है, खीरा, वो भी कोई बहुत महंगा प्रोडक्ट नहीं है, भी आइस क्यूब्स बना लिए जाए, बिल्कुल ठीक है, वो बेस्ट होता है। और जैसे सनबर्न का जिन लोगों को खास तौर पे प्रॉब्लम होती है कि सनबर्न जल्दी हो जाता है, इस वेदर में बहुत कॉमन है, उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप जो टमाटर होता है उसके स्लाइसेस काट के अपने फ्रिज में रखें, 10 से 15 मिनट होल्ड करें उसको और अपने फेस के ऊपर उसका मसाज कर सकते हैं। उसके जूस को भी आप आइस क्यूब्स में डालकर और फिर उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये बहुत मेरे ख्याल में आज मैंने मेडिकेशन तो कोई नहीं बताई है आपको, मेडिकेशन तो कोई नहीं। अच्छा, एक और हम लोगों की बड़ी प्रॉब्लम है, वो जो हमें गोरे कलर का एक वो है ना जिसको कहते हैं क्रेज है कि वो होना चाहिए, उसमें फिर हम सिर्फ मुंह का ख्याल रखते हैं और फिर हमारा मुंह हमारी गर्दन से नहीं मिलता, हमारे हाथों से नहीं मिलता, तो ये जो एक फर्क आ जाता है, फौरन से नोटिस होता है। ये जो आपकी नेक है उसको किस तरह से फिर आपके फेस के साथ मैच हम कर सकते हैं? देखिए, दोनों तीनों चीजों बातों का ख्याल इसलिए भी रखना चाहिए क्योंकि जब आप मेकअप कर रहे हैं तो आपके फेस के साथ आपकी गर्दन मैच करनी चाहिए, तो मेकअप गर्दन पे भी अप्लाई कर लें, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग आप अपने स्किन की, अपने चेहरे की केयर करते हैं, जो चीजें आप अपने चेहरे पे अप्लाई कर रहे हैं वो आप अपनी गर्दन पर भी लगाएं। अपने हाथों और पैरों का भी उतना ही ख्याल रखें बिकॉज ये आपकी बॉडी के एक्सपोज पार्ट्स हैं, हाथ, आपके पाँव और आपका चेहरा और गर्दन। सो जो चीज, ये 4 चीजें मुश्किल नहीं है, बाकी तो ऑलमोस्ट हिडन होता है। सो वो इतना ज्यादा डार्क होता भी नहीं है, जितना ज्यादा एक्सपोज पार्ट्स होते हैं बॉडी के उतना ही ज्यादा वो डार्कर टोन पर आ जाते हैं। सो गोरे रंग का क्रेज अच्छा है, ठीक है, खूबसूरती की अलामत समझा जाता है, बट आपने गोरे रंग को अपना वो नहीं बना लेना। अगर आपकी स्किन बहुत फेयर है, बहुत गोरी है, बट साफ सुथरी नहीं है, सो वो फिर मैटर नहीं करती। मेरे ख्याल में वो खूबसूरती नहीं है। खूबसूरती के लिए आपकी स्किन का हेल्दी होना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम जो है इस सीजन में बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, दोनों के, खवातीन के भी मर्दों के। एक उसकी वजह क्या है कि ऐसा ही क्यों है कि जब इस तरह का मौसम आता है, हम जुलाई, अगस्त, सितंबर में देखते हैं कि हेयर फॉल बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है, और इसके लिए प्रिकॉशंस क्या है? देखिए, इस वेदर में ज्यादा बाल झड़ने की एक बेसिक रीजन ये होती है कि ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से आपके जो पोर्स हैं उसमें सीबम सीक्रेशंस बढ़ जाती है। ठीक है। सीबम सीक्रेशन अगर आपके बालों वाले पोर्स में बढ़ती है तो वो आपके बालों में हेयर फॉल करवा देती है, बिकॉज जो हवा, पानी, खुराक बालों को पहुंचनी चाहिए, हम ऑयलिंग कर रहे हैं, सिरम्स लगा रहे हैं, कोई भी मास्क लगा रहे हैं बालों का, वो हम प्रॉपर्ली उसमें लगा नहीं पाते। ठीक है। क्योंकि पोर्स आपके बंद होते हैं। सो खाना जो प्रॉपर्ली बालों को खुराक मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, इंटरनली भी वो पोर्स बंद हो जाते हैं और आउटसाइड से भी बंद हो जाते हैं। एक मेन कॉज ये होता है। इसी तरीके से अगर यही सीबम आपकी स्किन पर आ जाता है, आपके फेस पर, नेक पर, बैक पर अगर आता है तो वो वहाँ एक्नी करवा देता है, बिकॉज वो वहाँ भी सीबम प्रोड्यूस होकर पोर्स को बंद कर देता है। ठीक है। सो ऐसी कंडीशन में, जैसे कि ह्यूमिडिटी है अभी, आपको बेस्ट आपके लिए ये होता है कि आप डेली शावर लें। अगर ट्वाइस अ डे लें तो ये तो बेस्ट हो जाता है। उससे क्या होता है कि आप सुपरफिशियली उन पोर्स को ओपन कर देते हैं। एलोवेरा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, वो बेस्ट होता है इस मौसम के लिए। अगर आप एक मरतबा दिन में या वीक में 2 मरतबा, 3 मरतबा एलोवेरा अपने सर में लगा लेते हैं तो वो आपके पोर्स को ओपन करने में बहुत हद तक मदद करता है। जो लोग ये समझते हैं कि डेली शावर लेने से हमारा हेयर फॉल बढ़ जाता है, वो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दें। अगर आपके सर में डैंड्रफ है, अगर आपकी स्किन प्रॉब्लमैटिक है किसी भी हवाले से, तो फिर आपके लिए बेस्ट ये है कि आप डेली शावर लें, और ट्वाइस लेंगे तो भी आपके बालों के लिए हेल्दी होगा। ठीक है। रीजन मैंने आपको बता दिया कि इस मौसम में सीबम ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से आपका हेयर फॉल बढ़ जाता है, बिकॉज आपके बालों को प्रॉपर्ली न्यूट्रिशन नहीं मिलती। ठीक है। अच्छा, हेयर पीआरपी के हवाले से एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि हेयर पीआरपी सिर्फ उन्हीं लोगों को करानी चाहिए जो हेयर फॉल का सामना कर रहे हैं, या जिन लोगों को है कि टाइम के साथ साथ उनके बाल मजीद बेहतर हो, हेयर फॉल की तरफ नहीं गए हैं और ना जाएं, वो भी पीआरपी करवा सकते हैं? दोनों करवा सकते हैं, बिल्कुल करवानी चाहिए। पीआरपी एक नेचुरल प्रोसेस में से इसलिए कहती हूँ बिकॉज ये आपके अपने ही ब्लड से तैयार किया जाता है, आपका अपना ही प्लाज्मा होता है। अल्लाह पाक ने हमारे ब्लड के अंदर 9 ग्रोथ फैक्टर्स रखे हैं और उन ग्रोथ फैक्टर्स का काम ग्रोथ करवाना है। सो अगर आपको हेयर फॉल नहीं है बट आपको लगता है कि आपके बाल थिन है, आपके बाल बड़े नहीं हो रहे, आपके बालों में ग्रोथ नहीं हो रही है, हेयर फॉल नहीं है बट ग्रोथ नहीं हो रही है, एक प्रॉपर जो जान बालों में होनी चाहिए वो नहीं है, उसके लिए भी हेयर पीआरपी बेस्ट है। हेयर फॉल के लिए भी आप करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा बैडनेस है और आप भी फ्यूचर में उस गंजपन का शिकार हो सकते हैं तो भी पीआरपी आप करवा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर कमल जवाद साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे आपकी स्किन के हवाले से कि किन स्किन केयर का आपको ख्याल रखना चाहिए खासतौर पर इस मौसम में, और अब इस मौसम में किस तरह का मेकअप करना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, उस पर भी आज हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि इस मौसम में हम देखते हैं कि ज़्यादा लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बनिस्बत सर्दी के, और जो फैशन ट्रेंड्स हैं उन पर अमल करना भी लाजमी होता है। आज के दौर में हम देखते हैं कि जो लोग जॉब्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। उनकी मुश्किलात को भी डिस्कस करेंगे कि उन्हें किन चैलेंजेस का सामना है जॉब स्पेस पर काम करने के लिए, उन्हें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए जिनमें वो स्टाइलिश भी नजर आएं, और जिस तरह की उनकी जॉब है, जो उनकी जॉब डोमेन है, वो भी उनका एक टारगेट उसमें पूरा हो सके। अब मर्द हजरात भी हम देख रहे हैं वो भी किसी से पीछे नहीं हैं। तो आज इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं इमेजिंग वार्डरूम कंसल्टेंट सुमन असद साहिबा। सुमन साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो अभी जिस तरह का मौसम चल रहा है उसमें तो बहुत ज्यादा लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि बार बार आपको स्वेटिंग भी हो रही है। बिल्कुल ऐसे। तो खास तौर पर इस मौसम में कैसे कपड़ों का इंतखाब किया जाए? अगर तो फैब्रिक की बात की जाए इसमें मेरा ख्याल है आपका सवाल है कि फैब्रिक कैसा होना चाहिए। तो आजकल आप देखें कि लॉन, कॉटन, और जो सबसे अच्छा लड़कियों के लिए फैब्रिक आजकल है ना मार्केट में और ट्रेंडी है वो है कॉटन नेट। कॉटन नेट की भी एक समझ लें कि टाइप्स होती हैं जिसको आप अपने हाथ में पकड़ के देख लेते हैं, और माशाल्लाह औरतों को तो अल्लाह ने इतनी ज्यादा हिस्स दी है कि वो पकड़ के सलाहियतें दी है कि पकड़ के पता चल जाता है कि वो सॉफ्ट लग रहा है, वो स्मूथ लग रहा है, तो वो आपके लिए फिट है पहनने के लिए। तो उसकी स्मूथनेस, चूंकि जैसे मैंने आपको बताया इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो आप उसके अपने वेदर के अकॉर्डिंगली मुलायम सा, नरम सा, पतला वाला जो कॉटन नेट होता है उसको आप ले सकते हैं। और अगर आप डिजाइनिंग की तरफ जा रहे हैं और आपको लगता है वो ज्यादा सी थ्रू है तो कॉटन सिल्क जो है वो आप उसके नीचे करवा सकते हैं एज ए स्लिप। तो कॉटन नेट जो है ये बहुत ज्यादा अच्छा जा रहा है आजकल। दूसरा हमारे पास लॉन बहुत अच्छी फैब्रिक में मौजूद है, और कॉटन, ये तीन फैब्रिक्स ऐसे हैं जो कि ब्रीदेबल है आजकल, क्योंकि हब्स बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसकी वजह से अगर आप दूसरे फैब्रिक्स की तरफ जाएं तो उसको डिपेंड करता है कि आप कैरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जिस तरह अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे साथ और बहुत सारी प्रोफेशनल खवातीन है, मुझे लगता है कि मैं शिफॉन और जॉर्जेट अच्छे से कैरी कर लेती हूँ, मगर ये है हिम्मत की बात। नॉर्मली लोग कहते हैं, मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं बहुत मुश्किल है क्योंकि ये ब्रीदेबल फैब्रिक नहीं होता। बट इसको पहनने के बाद ये हो जाता है कि आप अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में एक बड़ा अच्छा इमेज जो है वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जाती है, बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अगर तो आप प्रोफेशनल हैं तो उस पर फिर आप लोगों को जॉर्जेट्स और शिफॉन्स, क्योंकि आजकल आपको पता है गाड़ी में भी ट्रैवल कर रहे हो तो भी एसी है, एयर कंडीशनर, आप ऑफिस में जा रहे हो वहां पर भी आपको एक अच्छा वो वेदर, लोड शेडिंग हो रही है, वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग मामला। अच्छा, तो जिस तरह से आप ये कह रही हैं कि इन कपड़ों का इंतखाब करना चाहिए, जैसे कॉटन नेट की आप बात कर रही हैं, तो कौन से ऐसे कपड़े हैं जिनका इंतखाब फिर नहीं भी करना चाहिए? क्योंकि जो आप कह रही हैं, जो मटेरियल आप बता रही हैं वो हर किसी को सूट भी नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। आजकल मुझे लगता है कि अगर आप फैंसी सिलेक्शन की तरफ जाएंगे तो आपको ये जो ऑर्गेन्जा है ये आपको नहीं कैरी करना चाहिए। इससे आपको जिस्म में पित्त हो सकती है क्योंकि ये ब्रीदेबल नहीं है, हवा का गुजर बसर नहीं हो रहा होता। फिर नेट से अवॉइड करें आजकल खास तौर पे, क्योंकि इससे स्वेटिंग ज्यादा होती है और फिर वो स्मेल बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। और तीसरा फैब्रिक जैसे कि मैंने आपको बताया कि जॉर्जेट में भी इकसाम है, तो जो डबल जॉर्जेट और ट्रिपल जॉर्जेट है, बिग नो नो फॉर दैट, आप वो कैरी ना करें, उससे भी आपको स्मेल का, स्टिंग का बहुत ज्यादा इशू रहता है। और ये ब्रीदेबल नहीं है तो इससे फिर आपको पित्त निकल आती है, दाने निकल आते हैं, एलर्जीज हो जाती हैं। सो ये फैब्रिक्स ऐसे जिनसे अवॉइड करना चाहिए। एक प्रॉपर लुक अगर हमें डिस्क्राइब करनी हो किसी भी ऑफिस गोइंग फीमेल की या मेल की, उसको आप किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं जिनमें वो पूरा दिन काम करने में भी उन्हें आसानी हो और वेदर के अकॉर्डिंगली भी वो उनके लिए सूटेबल हो? देखें, अगर तो पहले खवातीन को डिस्कस कर लेते हैं। खवातीन के लिए मुझे लगता है कि कोशिश करनी चाहिए कि आप फ्लोरल पैटर्न्स और प्रिंट्स और बहुत सारे कलर्स वाले ड्रेसेस से इज्तनाब करें, अवॉइड करें, क्योंकि ये आपको प्रोफेशनली डिस्ट्रैक्शन का बायस बनता है। कोशिश करनी चाहिए कि सॉलिड कलर्स की तरफ आ जाएं। प्लेन कलर्स पे आप, क्योंकि औरत है, लगना चाहिए कि आप औरत हैं, तो आप उस पर हल्का सा कोई एप्लीक वर्क करा सकते हैं, कोई हल्का सा मोटिव बनवा सकते हैं। कलर्स की सिलेक्शन में एक प्रोफेशनल खवातीन के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि डार्कर कलर्स, ठीक है, छोड़ दें मौसम क्या चल रहा है क्या है, लेकिन अगर आपने अथॉरिटेटिव दिखना है, आपने प्रोफेशनल दिखना है, तो डार्कर कलर्स के साथ आप लाइट कलर का दुपट्टा ले सकते हैं, पैचेस लाइट कलर के कर सकते हैं, बटन्स लाइट कलर के कर सकते हैं, बट जो है जो ड्रेस का कलर है वो डार्कर होना चाहिए। मर्द हजरात की बात की जाए तो ऑफ कोर्स उनके लिए तो
100% मैं कहूँगी कि उनको भी डिस्ट्रैक्शन से बचना है। कुछ स्पेसिफिक कलर्स हैं जो हमारी ख़वातीन और हमारे मर्द हजरात को कैरी करने चाहिए। ग्रे कलर है, डार्क नेवी है, नेवी ब्लू है, ब्लैक है, ये हमारे वो कलर्स हैं जो बड़े प्रोफेशनल है। और वाइट ऑफ कोर्स हर किसी पे सूट भी करते हैं, हर किसी पे सूट भी करते हैं, फ्रेंडली कलर्स हैं और इसके साथ साथ सीरियस कलर्स हैं। प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आपको राइट इमेज प्रोजेक्ट करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। तो ये वो कलर्स हैं जो हर मर्द और औरत को अपना हिस्सा बना लेना चाहिए। खास तौर पे अगर आप अथॉरिटेटिव हैं, आप सीईओ लेवल पे हैं, हाई मैनेजमेंट है, या आपको लगता है कि आपका काम बहुत सीरियस है, बट एट द सेम टाइम आपने देखना है कि आपके अदारे का ड्रेस कोड क्या है, आपने देखना है आपकी फील्ड क्या है। जो क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड लोग हैं ना, उनको भी क्रिएटिविटी शो करनी है, वो अपने अटायर के थ्रू कर सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, वो डिफरेंट कलर्स कैरी कर सकते हैं, वो डिफरेंट प्रिंट्स कैरी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन क्या है। और यहाँ पर हमारे थोड़ा सा शाइनेस भी है, लोग एक्सपेरिमेंट उस तरह से नहीं करते हैं कि यार कोई उनके बारे में क्या कहेगा। देखो एक्सपेरिमेंट में भी देखो आपकी चॉइस है, सेफ चलना चाहिए। हाँ, सेफ चलना चाहिए, उसमें भी आपकी चॉइस है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो मल्टी कलर्स कैरी कर लेते हैं, तो ये उनकी स्मार्टनेस है, वो कैरी कर लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग नहीं कर सकते, वो थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं, थोड़े से समझने के उनको सोबर रहना अच्छा लगता है, ये उनकी चॉइस है। तो आपको दिख जाता है जो बंदा बहुत ज्यादा मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करने वाला है, उसके अटायर से पता चल जाता है। कहते हैं कि इंसान का प्रोफेशन जो होता है ना, वो उसकी शख्सियत पे आ जाता है, ये बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो अगर आप क्रिएटिव हैं, आपने क्रिएटिव प्रोफेशन सेलेक्ट किया है, तो ऑफ कोर्स फिर आप क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं। और बहुत से लोग मैंने इस तरह भी देखे हैं कि जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो कॉन्फिडेंट इतने हैं कि वो कहते हैं कि हम जो भी पहन लें वो एक स्टाइल स्टेटमेंट भी बन जाती है। देखो उसका भी मुझे लगता है एक लेवल होता है। अगर तो आप सक्सेसफुल हो गए हैं तो फिर तो कुछ मैटर नहीं करता, आप जो भी हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास आपको लोग सलूट करेंगे, नो मैटर आप कैसे दिखते हैं। बट अगर आपने कामयाब होना है तो फिर मुझे लगता है उसके लिए आपको एक अदारा उसी वक्त अपना पार्ट बनाता है, तरक्की देता है, सक्सेस देता है, जब उसको पता होता है कि इससे मेरा नाम रोशन करना है, ये है वो बंदा। फिर एम्प्लॉयर आपके ऊपर इन्वेस्ट करना पसंद करता है। जी जी, तो फिर आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए और आपको अपने आप को सीरियस लेना चाहिए और अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जैसे मर्द हजरात हैं, उनकी ड्रेसिंग के लिए आप क्या समझती हैं, मैचिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ मैन आपको सोबर होना बहुत जरूरी है, और देखें आपको क्लासिक होना बहुत जरूरी है, और आपकी बीवी, बच्चों को, आपके माँ को, आपकी बहनों को आपसे डरना भी चाहिए। ठीक है, वो उसी सूरत में होता है जब आपकी ड्रेसिंग सीरियस होती है। आप देखें जो मैसी शख्सियत के लोग होते हैं ना, उनकी कोई इतनी ज्यादा वैल्यू भी नहीं होती, कोई नहीं पूछता, और जिनके टॉर होते हैं, जिनकी ड्रेसिंग अच्छी होती है, उनसे सब जो है बड़ी इज्जत से पेश आ रहे होते हैं। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं कि आपकी ड्रेसिंग में जो कॉम्बिनेशंस हैं वो आप अच्छे देखें। जो आपके टाइज हैं उसमें रेप टाइज बड़ी अच्छी हैं, पोल्का डॉट्स अच्छे हैं, डिफरेंट किस्म की लाइंस, चेक्स, ये 4 पैटर्न्स ऐसे हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। प्लेन हो जाए तो क्या ही बात है। टाइल्स में मुझे लगता है कि मर्द हजरात के लिए मरून कलर, डार्कर ब्राउन, ग्रे, नेवी ब्लू, ब्लैक, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड व्हाइट, दीज टाइल्स पैटर्न्स आर वेरी प्रोफेशनल कलर्स, आई मस्ट से। तो ये कलर्स और ये कॉम्बिनेशंस आपके लिए बहुत प्रोफेशनल है। इससे अगर आप हट जाएंगे तो वो फिर डिपेंड करता है कि आपने जो शर्ट पहनी हुई है और जो आपने कोट पहना हुआ है उसका कलर क्या है। लेट्स सी, आपने इस वक्त अगर ग्रे कलर पहना हुआ है, इसके साथ अगर आप ऑफ व्हाइट कलर की टाई ले लेंगे या लाइटर पिंक लेंगे तो दैट विल लुक थोड़ी सी उसमें आ जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी। लेकिन अब इसी के साथ आपने जो टाई पहनी हुई है ये बहुत जबरदस्त है, इसका कलर देखें, आपने इसको पैटर्न को बड़े अच्छे से मैच किया हुआ है, कैरी किया हुआ है, और फिर आप तो है ही मॉडल लुक, तो माशाल्लाह ये भी बड़ा मैटर करता है। थैंक यू जी। अच्छा, एक छोटी छोटी जैसे डिटेलिंग है उन पर मर्द फिर तवज्जो नहीं देते, वॉच या एक्सेसरीज या कफलिंग या टाई पिन, तो ये छोटी छोटी जो डिटेलिंग है ये कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कफलिंग्स हो गए या फिर आपका पॉकेट स्केयर हो गया, ये वो चीजें जो आपने फॉर्मल वेयर करनी है। ठीक है, इस वक्त आप स्क्रीन पे बैठे हैं, आप इस वक्त पॉकेट स्केयर लगा के बैठेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो एक प्रोफेशनल लुक देगा। अगर आप कोई लेपेल पिन लगा लेंगे वो भी प्रोफेशनल लुक नहीं देगा। हाँ, कुछ लोग जो है इसके ऊपर पेन लगा लेते हैं, पेन मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो लगता है कि आप पढ़ने लिखने वाले बंदे हैं। तो ये चीजें बड़ी डिपेंड करती हैं। अगर आपने पॉकेट स्केयर कैरी करना है या लेपेल पिन लेनी है या जो भी फॉर्मल एक्सेसरीज है, ये शादियों पे या फॉर्मल इवेंट्स पे अच्छे लग सकते हैं। बट अगर स्क्रीन पर बैठकर काम करना है तो
उसके लिए इन चीज़ों से अवॉइड करना है, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन है और लोग आपसे सीख रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आप इस वक्त स्क्रीन पर बैठे हुए हैं तो फिर आपको डार्कर कलर्स जो है वो कोट में कैरी करने चाहिए। ग्रेस के सारे शेड्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि किसी किस्म का भी सीरियस प्रोफेशन है आपका तो आप देखिए उसमें आपका नेवी ब्लू कोट, ब्लैक कोट और जो ग्रे कलर की जितनी भी टोन्स हैं वो बहुत मस्ट है, बहुत अच्छी। ठीक है। और खवातीन को किन किन एक्सेसरीज का ख्याल रखना चाहिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई डिस्ट्रैक्शन से बचने की। तो मुझे लगता है कि पर्ल्स की ज्वेलरी प्रोफेशनल खवातीन के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में और आप चाहते हैं कि लोग आपको सीरियस लें तो बहुत ज़्यादा हैंगिंग बैंगल्स से, बड़े बड़े इयररिंग्स, बड़े बड़े बाले शाले, इस तरह की चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। आप स्टड्स और टॉप्स की तरफ जा सकती हैं। पर्ल्स की ज्वेलरी बहुत अच्छी प्रोफेशनल लगती है, या लाइटर सी कोई ब्रेसलेट ले लें, लाइटर सी कोई अपनी रिस्ट वॉच ले लें। ये चीज़ें जो है ना वो एक खातून को दिखाती हैं कि वो खातून है। देखो वो लुक भी आनी चाहिए, ठीक है, बट वो लुक कैसे आनी चाहिए वो अब आपने डिसाइड करना है। तो इसमें बहुत सारी मेरी अपनी वीडियोस हैं जो मैंने यूट्यूब में रखी हुई है, लोग उस पर जाके इसको लर्न करें। मुझे लगता है कि वो वीडियोस देखें, बहुत सारी चीज़ें हम इस तरह शेयर नहीं कर सक रहे होते, तो इंटरनेट पे आपको सारा मवाद मिल जाता है। प्रोफेशनल खवातीन आप देखें, वेस्टर्न कंट्रीज में जो हमारे एंकर्स हैं उनकी ड्रेसिंग चेक करें, कितनी उसमें इंस्पिरेशन होती है और वो पर्ल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, वो स्टड्स का बहुत इस्तेमाल करती हैं। तो जब हम हर चीज़ में उनको फॉलो करें तो इन चीज़ों में क्यों नहीं, इनमें भी ठीक है। अच्छा, जो मर्द हजरात हैं जो कि शलवार कमीज पहनने का शौक रखते हैं, उन्हें इस मौसम में कॉटन, वॉशिंग वेयर या किस टाइप का मटीरियल एक तो यूज़ करना चाहिए? सेकेंडली, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी रूटीन है कि गर्मियाँ हो या सर्दियाँ उन्होंने वेस्ट कोट साथ जरूर कैरी करनी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए अगर इस वक्त थोड़ा सा इसको फॉर्मली ले लेते हैं, जो मर्द हजरात हैं जो ऑफिस में जाते हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए लॉन कॉटन एक अच्छा फैब्रिक नहीं है। देखें, अगर दो चीज़ें, अगर तो आप अपना कंफर्ट जोन देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी मुझे गर्मी ना लगे, मैं नॉर्मल रहूं, तो फिर तो आप लॉन कॉटन पहन के जाएंगे जो घंटे के बाद बिल्कुल सिलवट से भरी पड़ी होगी, फिर क्या इमेज आप प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, यू बेटर नो दैट। आपने इमेज भी अच्छा प्रोजेक्ट करना है और आप चाहते हैं कि आप ब्रीदेबल ड्रेसिंग में भी रहें, तो आजकल चिकनकारी का एक फैब्रिक है मर्द हजरात के लिए, उसमें आपको वेस्ट कोट पहनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चिकनकारी में बहुत खूबसूरत फैब्रिक्स आते हैं जो चिकन का कपड़ा होता है। आप किसी अच्छी, यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी शॉप्स हैं, आप किसी अच्छे ब्रांड की आप ले सकते हैं चिकनकारी का, चिकन का सूट ले सकते हैं। सेल्फ प्रिंट में जो आपने अभी वॉश एंड वेयर का नाम लिया, वॉश एंड वेयर में जो सॉलिड कलर्स हैं वो एक राइट इमेज प्रोजेक्ट करने के लिए बहुत अच्छे हैं, उसमें आप डार्कर कलर्स ले सकते हैं। वेस्ट कोट आप उस सूरत में पहने जब आपने व्हाइट या ऑफ व्हाइट कलर का कुर्ता पहन लिया है, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और अब आपने किसी फॉर्मली मीटिंग में जाना है या कहीं, और इसके अलावा आपको कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप उसके ऊपर एक अच्छी सी ट्रॉपिकल फैब्रिक में वेस्ट कोट पहन सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फैशन ट्रेंड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इमेजिंग वार्डरोब जो कंसल्टेंट हैं इन्हें नजरअंदाज ही किया जाता है ज्यादा तौर पर, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि हम अब डिस्कशन कर रहे हैं तो लोगों को भी आइडिया हो रहा है। आप क्या समझती हैं, कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी? इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मुझे लगता है स्क्रैच से इन चीजों को जो है आपको प्रमोट करना चाहिए, और अभी चीजें बहुत चेंज हो चुकी हैं। मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन में एज ए ट्रेनर जाती हूँ, वहां पर मेरे पास डिफरेंट बैचेस आते हैं, मेरे पास कंपनीज के लोग आते हैं, डिफरेंट किस्म के प्रोफेशन से लोग आते हैं, और सीखने में मुझे बड़ी खुशी होती है अनवार कि वहाँ पे जो लोग आते हैं उनमें बहुत सारे सीनियर प्रोफेशनल्स भी होते हैं, उनको सीखने का शौक है। और उसके बाद क्या होता है कि वो मुझे कंसल्टेशंस बड़ी अच्छी आ जाती हैं जब वो लोग वीडियोस देख रहे होते हैं, और आपको पता है कि जिस अदारे के साथ मुंसलिक हूँ मैं, वो अदारा तो सिखाने में बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो मेरे पास जब मेरी वीडियोस अपलोड होती हैं वहाँ पे, तो बहुत सारे बच्चे मुझे अप्रोच करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स अप्रोच करते हैं कि आप बच्चों को बचपन से सिखाना शुरू करें। मुझे लगता है कि माँ बाप जो है ना वो रोल मॉडल है। आप पहले खुद सीखें, आप बच्चों के सामने वो चीज़ों को प्रमोट उस सूरत में कर सकते हैं जब आप उसको खुद अडॉप्ट करते हैं। आप फॉलो करेंगे तो बच्चा आपका सीखेगा। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ना अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए और बच्चों को बचपन से समझा देना चाहिए कि अटायर इज एवरीथिंग। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया वार्डरोब कंसल्टेंट सुमन अस्सर साहिब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और एक वायरल वीडियो है जो आपके साथ शेयर करनी है। नीदरलैंड्स में वाकया पेश आया जहां पर एक खातून जहाज उड़ा रही थी और एक बड़े ही खौफनाक हादसे से वो बची हैं, जिसको कैमरे ने अपने अंदर सेव कर लिया है। खातून पायलट हैं जिनका नाम नारायण बताया जा रहा है। लैंडिंग की तैयारी कर रही थी जब उनके साथ ये नाखुशगवार वाकया पेश आया और आपने देखा कि किस तरह से उनकी कॉकपिट का शीशा खुल गया
गया, जिसके बाद इस प्लेन को कंट्रोल करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। ताहम उन्होंने बड़ी ही महारत से ख़ुद को संभाला है और फिर सेफली उन्होंने जो लैंडिंग है वो करने में वो कामयाब हुई हैं। तो इनकी बड़ी तारीफ़ की जा रही है कि वो बिल्कुल भी इस सिचुएशन में उन्होंने पैनिक नहीं किया है और बड़ी ही बहादुरी से उन्होंने जो ये जहाज़ है उसको लैंड किया है। और आप देख रहे हैं कि ये जो मनाजिर हैं ये कैमरे ने अपनी आंखों में सेव किए हैं। नारायण शीशा खुलने के बाद फौरी बाद कंट्रोल्स को थामे हुए हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि बहुत कम वालिदैन ऐसे हैं जो कि नज़र रखते हैं कि उनके बच्चे सोशल मीडिया पर कितना वक्त सर्व कर रहे हैं, जबकि कुछ वालिदैन तो इस अंसर को भी नज़रअंदाज कर देते हैं कि इतना वक्त सोशल मीडिया पर लगाने की वजह से उनके बच्चों की जहनी सेहत कैसे मुतासर हो रही है। दुनिया भर के बच्चों में हम ये देख रहे हैं कि एहसास पाया जाता है कि जहाँ वो अपनी उम्र के बच्चों को ज़्यादा लुत्फ़ उठाते और दोस्त बनाते देखते हैं तो वो ख़ुद को अलग थलग महसूस करते हैं, और पाकिस्तान में भी ऐसा ही कुछ होता है। दूसरी जानिब 33 मुख्तलिफ रियासतों की जानिब से भी दायर की गई एक दरख्वास्त में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नौजवानों और बच्चों को इसका आदी बनाने और ख़राब जहनी सेहत का जिम्मेदार भी करार दिया गया है। इस दरख्वास्त के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने जानबूझकर अपने इन हरबों के हवाले से अवाम को गुमराह किया है जिन्हें वो नौजवान नस्ल को अपना आदी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन हथकंडों को इस्तेमाल करते हुए भी मेटा जैसे मारूफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस बात पर पर्दा डालने की कोशिश कर सकते हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स पर घंटों गुजारना नौजवानों के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि उन्हें तख्लीक ही इन लोगों को आदी बनाने के लिए किया गया है। नौजवान नस्ल, जिनमें ख़ास तौर पर हम बच्चों की बात कर रहे हैं, जब वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के आदी बन जाते हैं तो उनकी आम आदत यकसर बदल जाती हैं। ना ही वो दोस्त बनाने के काबिल रहते हैं और ना ही किसी सोशल गैदरिंग में जा पाते हैं। इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे। लाइफ कोच रूबी इमरान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। रूबी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम देख रहे हैं कि आजकल के दौर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस तरह से बढ़ रहा है उसका शिकार अब बच्चे भी बन चुके हैं, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वालिदैन इतने मसरूफ़ हैं कि वो बच्चों को गैजेट्स थमा देते हैं कि वो उन्हें डिस्टर्ब ना करें। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू आप लोगों के टाइम का। देखिए, गैजेट कोई भी हो, जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी फास्ट हो रही है, हम लोग गैजेट्स के यूज़ को, बात वही आ जाती है कि किसी भी चीज़ का यूज़ डिपेंड करता है। गैजेट्स का जब तक आप देखें, इसी पे हम लोग बच्चे ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल रहा है। कोई IT का है तो IT से रिलेवेंट है, कोई मेडिकल है तो मेडिकल से। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्पेशली बच्चों पे कि सोशल मीडिया उनके लिए, उनकी लाइफ पे कैसे इफेक्ट कर रही है, सबसे ज़्यादा टीनेजर्स। देखिए, टीनेजर्स जो है वो 12 से 17 साल की एज में हम लोग इनको स्पेसिफिकली इनकी एज को काउंट किया जाता है। यहाँ पर आपको पता है कि बच्चों के साथ साइकोलॉजिकली और हर हवाले से वो जो है वो अपनी उसमें जितने उनके चेंजिंग्स लाइफ में आ रहे होते हैं उसको फेस कर रहे होते हैं। वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिस तरह से स्पेशली आपका फेसबुक है, आपका व्हाट्सएप है, इंस्टा है, बच्चे घंटों इस पे यूज़ कर रहे हैं। पेरेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि वो क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे, क्या चीज़ें उनकी मेंटल हेल्थ पे उन पे इफ़ेक्ट कर रही हैं या क्या नहीं कर रही हैं। और उससे ज़्यादा ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डे बाय डे उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, जिससे वो बहुत ज़्यादा और प्रॉब्लम्स का उसमें शिकार होते हैं। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से अब ये फिर आदत तो डेवलप अब बच्चों को हम खुद ही करवा रहे हैं, लेकिन अगर इनसे अब छुड़वाना है तो फिर क्या किया जाए? आप ये देखिए कि माएँ आजकल, स्पेशली आप टीनेजर्स को तो छोड़ ही दें, 2 से 3 साल के बच्चे होंगे, अपना टाइम बचाने के लिए, अपनी मसरूफियत के लिए गैजेट उनके हाथ में दिया होता है। और आपको पता है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा ऑटिज्म की प्रॉब्लम इस वजह से भी आ रही है, क्योंकि बच्चों को स्क्रीनिंग की इतनी ज़्यादा आदत हो जाती है कि आपको पता है कि जैसे जैसे आपका ब्रेन ग्रोथ कर रहा होता है वैसे ही आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही होती है। वो बजाय ऑर्डर्स के वो चीज़ें डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाती हैं। जब वो बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ों को देखे जा रहे हैं, आपका जहाँ पे आपकी मेंटली ग्रोथ होनी है वो रुक जाती है, और वो बजाय पॉजिटिवली वो नेगेटिवली होना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, स्पेशली हमारी यूथ में। हद से ज़्यादा आप देखें डिप्रेशन, एंजाइटी, जिसकी मेन कोज आज के दौर में। ठीक है, और जो खास तौर पर छोटे बच्चों का तो मैं ज़्यादा इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ क्योंकि उन्हें तो अभी चीज़ों का अंदाज़ा भी नहीं है कि सोशल मीडिया उनके लिए कितना खतरनाक है, क्योंकि बहुत सी ऐसी अनवांटेड पोस्ट भी होती हैं जो कि फिर बच्चों के सामने भी आ जाती है। बिल्कुल ऐसे। और फिर हम ये पूछ रहे होते हैं कि बच्चे को ये बात किस तरह से पता चले। देखिए, सॉरी टू से हम लोगों ने अवेयरनेस के नाम पे ना वल्गैरिटी को प्रमोट करना शुरू कर दिया। जी, हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में ही हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनको हम बच्चों में, नहीं बच्चों में अवेयरनेस, किस चीज़ की आप अवेयरनेस दे रहे हैं? क्या हमारे पेरेंट्स ने हमें अवेयरनेस जो
है वो भी गलत है। देखिए ना, बाज़ वक़्त कहते हैं ना लाइल में एक नेमत है, तो ऐसे नहीं कहा गया। इन गैजेट्स के थ्रू देखिए आप या तो उनकी प्रोग्रामिंग करें, उनको बताएं, लेकिन बहुत अर्ली एज में बच्चों के लिए ये एक किस्म से आप उनको स्लो पॉइजनिंग देना शुरू कर देते हैं, जो उनकी पर्सनालिटी पे, उनकी मेंटल हेल्थ पे। आप देखिए बच्चे छोटी सी उम्रों में वो उनके साथ समाजी उनका जो है वो कांटेक्ट खत्म होना शुरू हो गया, अपने आप को वो जी प्राइवेसी आइसोलेट किया हुआ है। क्या रीजंस हैं? क्योंकि उनका इस गैजेट की दुनिया से उनका बहुत ज्यादा ताल्लुक बन गया, तो बाहर की दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता कट ऑफ होते जाते, जिसकी वजह से आप देखिए बच्चों को वैल्यूज की कमी है। पहले होता था कि जी पेरेंट्स के पास बैठे हैं, बुजुर्गों के पास बैठे हैं, बड़ों के पास घर का एक एटमॉस्फेयर है, बच्चे उन चीजों से पिक कर रहे हैं। आज का बच्चा क्या है कि जी हमें डिस्टर्ब ना किया जाए, बच्चे के हाथ में गैजेट्स हैं, आपको नहीं पता वो क्या देख रहा है, वो क्या नहीं देख रहा, क्या चीज उसके लिए बेहतर है, क्या चीज नहीं है, उसकी जो स्किल, अपनी स्किल को जहाँ पे उसने बेसिकली फोकस करना है वो किन चीजों में फोकस कर रहा है। तो ये मेरे ख्याल में ये पेरेंट्स के लिए जो है ना, उनको पता ही नहीं है कि वो आने वाली नस्ल को इस गैजेट के थ्रू क्या दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो हम ये देखते थे कि हमें ग्राउंड से खींचकर वापस घर लाया जाता था, और आज के बच्चे हैं उन्हें कमरों से निकालना बहुत मुश्किल हो गया है, उन्हें वालिदैन पुश कर रहे हैं कि आप ग्राउंड में जाएं। अपनी और आज के बच्चों की मेंटल हेल्थ में आप जमीन आसमान का फर्क भी है। आज के बच्चों में ना वो उस तरह से, जैसे हम लोग अगर देखिए अपने बचपन में खेल भी रहे हैं, आप लोग बैठ भी रहे हैं, सोशलाइजिंग भी नहीं है, बहुत ज्यादा थी। आज के दौर में बच्चों में रह क्या गया, कंपैरिजन। इस गैजेट्स की वजह से बच्चों में देखिए एक फोमो है, जिसमें हम लोग एक लफ्ज बोलते हैं फोमो। उसमें क्या है कि बच्चे जो हैं अपने आप को बहुत ज्यादा दूसरी चीजों से कंपेयर करना, सोशलाइज चीजें जो हो रही हैं आप में बचपन से ही कंपैरिजन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि देखें यहाँ पर वो चीजें उस तरह नहीं दिखाई जाती जैसे एक रियलिटी में होती है। सोशल मीडिया पे बच्चे उन चीजों को आइडियलाइज करना शुरू कर देते हैं, बाकियों से कंपैरिजन अपना करना शुरू कर देते हैं, फलां ये कर रहे हैं, आज वहाँ पे चिल आउट हो रहा है। उनकी लाइफ का मेन जो है ना वो सारी वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना शुरू कर। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि जैसे पहले होता था, पहले ये दौर था कि पढ़ाई में आपको कंपेटिटिव होना एक दूसरे के साथ। अब जो कंपटीशन है वो ये है कि टॉयज मेरे पास सबसे ज्यादा अच्छे होने चाहिए। पर्सनल बताती हूँ कि मेरी अपनी छोटी बेटी नया नया डोरेमोन एक चला था, तो और एक वो था कि वो जी पेंसिल वाला एक वो कोई आते थे कि जी पेंसिल से वो शाकाला का बूम लाइक आई थिंक ऐसा था, सॉरी मैम नाम। तो वो छोटी सी एज में उसको आदत पड़ गई थी कि वो एक वो लंबी सी पेन, मैं अपनी बहन को कह रही कि बच्चों मैं ये ड्रॉ करूंगी तो ये शाकाला का बूम से, तो मैंने वो तब मैंने भी ये रियलाइज किया कि नहीं हम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। तब मैंने बहुत अरसे तक अपने घर में इन चीज़ों को बिल्कुल बैन कर दिया, क्योंकि जब तक बच्चे की मेंटल हेल्थ प्रॉपरली डेवलप नहीं होती, ये गैजेट एक मिसाइल है। अगर एक तरफ ये आपको बहुत आगे लेके जा रहा है तो दूसरी तरफ ये आपको तबाही में, इसका नुकसान भी बहुत ज्यादा। ठीक है, और अभी तो हम कुछ इस तरह के सीन्स भी देखते हैं, जैसे आजकल गर्मियों की छुट्टियां हैं तो बच्चे अब गैजेट्स में ही ज्यादातर बिजी हैं, आपको आउटडोर उनकी एक्टिविटीज भी नहीं हो पा रही मौसम की कुछ सख्तियों की वजह से। फिर हमने भी अपने बच्चों को कुछ ज्यादा ही सोल कर दिया कि इसको गर्मी लग जाएगी, इसको सर्दी लग जाएगी, तो उसके नुकसान देखिए हम भुगत रहे हैं आज के दौर में। मेरा क्योंकि फील्ड में है तो मैं इस फील्ड में मैं आए दिन देख रही होती हूँ कि मेरे पास काउंसलिंग के लिए बच्चे आ रहे होते हैं किस एज में, 13 से 14 साल 12 साल। जी क्या है, हमें डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है। मेरे ख्याल में आपने तो बचपन में ये नाम हम लोगों ने कभी सुने भी नहीं। हमें तब स्ट्रेस होता था, रिजल्ट आने वाला होता था तो पता था आज हमारे साथ क्या होनी है, वो भी तब जब आपको पता होगा रिजल्ट क्या आना है। और लड़कों को ये होता था सुबह पेपर देना, स्ट्रेस है, रात सारी रट्टे लगा। हमारी जिंदगी में स्ट्रेस यहाँ तक ये थे स्ट्रेस, बिल्कुल हमें नहीं पता होता था कि स्ट्रेस एंजाइटी ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपकी मेंटल हेल्थ को खत्म करती जा रही है। जब आप एक देखिए आपकी ग्रूमिंग ही नहीं हो रही है, आप एक चीज को एक बंद कमरे में रख दें और उसी चीज को ये तहकीक की गई है आप नेचर के साथ कनेक्ट कर दें, जमीन आसमान का फर्क है। हम लोग नेचर से दूर हो गए हैं। जब बच्चे गैजेट्स में इतना बिजी उन्हें पता ही नहीं कि हमने अपने आप को इतना ज्यादा बिजी हैं कि अगर मां ने खाना खिलाना है तो फोन हाथ में होगा, क्योंकि मां के अपने हाथ में भी तो फोन है, क्योंकि बच्चा तभी खाना खाता है। आप तो ये देखिए बच्चा जब लर्निंग प्रोसीजर्स में है, जब कहा गया है कुरान में कि एक बच्चे की एक दर्सगाह एक टाइम है कि इसमें आप उसकी तरक्की के लिए, उस पर तरबियत के लिए आप टाइम दें। उसी तरबियत में आप देखें आज के दौर में बच्चे क्यों ऑटिज्म का शिकार हो रहे हैं। मैं डेली ये बच्चों को देख रही हूँ, बच्चे अपनी एज से बहुत पीछे हैं, बच्चों में उस तरह से वो अपना परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। उस तरह से देखिए हम लोगों ने बदतमीजी को कॉन्फिडेंस का नाम दिया। जो बच्चा बहुत ज्यादा इन चीजों में शार्प है, वहाँ बैठ के कह रहे मेरा बच्चा क्या बात है, हमें ये पता ही नहीं है। बच्चे वो जो गेम्स खेल रहे हैं, आपने अगर रिसर्च में आपने पढ़ा होगा कि इन गेम्स में छोटी छोटी एज में बच्चे इस तरह से किस तरह टैप हो रहे हैं और किस तरह छोटी एज से वो सुसाइड की बहुत से इंसिडेंट्स हो चुके हैं ऐसे, और वो हम सबके सामने ही। अच्छा, ये तो होगी सारी नेगेटिविटी जो कि
इन ऐप्स के थ्रू या इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम देख रहे हैं कि वो हो रही है। अब वालिदैन फिर ऐसा क्या करें कि बच्चों की जो तख्लीकी सलाहियत हैं उनको किस तरह से बढ़ाएं? देखिए, सबसे पहले तो अपने बच्चों को अपने साथ कनेक्ट करें, ठीक है। उसके साथ साथ उनकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग दे। प्रॉपर ट्रेनिंग से मुराद है कि इनको ये देखिए, ये गैजेट्स आज इन पे ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही है। हम एक कोरोना दौर में चले जाएं तो बड़े उस दौर में इन चीज़ों ने बड़ा आपके लिए हेल्पिंग है, बिल्कुल है, इसे तो आप डिनाई कर नहीं सकते। लेकिन किसी भी चीज़ का फायदा लेना चाहिए, फायदा ले उसके। देखिए, दोनों चीज़ों में है, गाड़ी का कसूर नहीं है, गाड़ी बनाने वाले का कसूर नहीं। अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती और आपने एक्सीडेंट किया तो आपका कसूर है। सेम ये गैजेट्स इसी तरह है। जब आपकी तरबियत का टाइम है, बच्चों के साथ बच्चों को टाइम दें, और स्पेशली जब भी गैजेट्स दें तो उनकी प्रोग्रामिंग करके उनको मेंटली आप देखें कि ये इस एबल हैं, इतना उनको कैपेबल बना के देन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चे को, और जब फिर भी आपने दे दिए उसके साथ साथ उसको वॉच करें कि वो किन प्रोग्राम्स को फोकस कर रहा है। ये उस बच्चे की आप कह लेंगे उसकी प्रोग्रेस के लिए, उसकी मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनको हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में इग्नोर कर रहे हैं। अपने बच्चों को एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर देखें बच्चों में कितना ज़्यादा आ रहा है, वो मेन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट। ठीक है। और जो आउटडोर एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स हैं वो देखिए, वो तो मस्ट है, वो तो मस्ट है। जब तक आप अपने आप से बच्चों को नेचर से कनेक्ट नहीं करेंगे, उन्हें पता ही नहीं कि हवा, बारिश, मौसम भी कोई चीज़ें होती हैं, प्लेग्राउंड भी कोई चीज़ें होती हैं। आप देखें बुक्स में, बुक स्टोरीज, आज भी इकबाल को लोग, हम लोग को बचपन में याद है जी, माशर तालुम में ये पढ़ा था, क्योंकि बुक्स के साथ एक एक आपका कनेक्शन था। आज के बच्चे को पता ही नहीं है, उसे कोई भी चीज़ है वो गूगल करके बैठा है, गूगल कर रहा है कुछ भी, उसको नहीं पता मैं जो कर रहा हूँ ठीक है भी या नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए इतनी ऐप्स हैं, इतना उसमें वो है, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन खुदारा अपने बच्चों को अपने साथ फोकस करें, उनको टाइम दें, और उनको वही वाली बात, उनको दीगर एक्टिविटीज़ में लेके जाएं, बच्चों के साथ बैठना सिखाएं, बड़ों के साथ बैठना सिखाएं, उनको गेम्स में इन्वॉल्व करें। हमारे पास जिस तरह हमारी माएँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनकी तरबियत हमसे बहुत अच्छी थी। ठीक है, ये मेन। और जो स्कूल्स देख रहे हैं आप, स्कूलों का आजकल आप क्या देख रहे हैं कि बच्चों की इन तमाम चीज़ों में स्कूल्स का क्या किरदार हो सकता है? देखिए, स्कूल्स का अगर कहें तो एक हवाले से तो बहुत अच्छा है। देखिए, टेक्नोलॉजी के साथ आप ये कहेंगे बच्चों को फेमिलियर होना ये भी ज़रूरी है, लेकिन कुछ देखिए टीचर्स का भी, अगर उनको रूहानी उस्ताद कहा जाता है तो ऐसे नहीं कहा जाता कि अपनी माँ से ज़्यादा उनका आजकल टाइम उस्ताद के साथ गुजरता है। तो उस्तादों का भी बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ है कि बच्चों को इस चीज़ों की अवेयरनेस से, और अब बहुत अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल्स में बहुत से ट्रेनिंग कोचिंग में मैं जा रही हूँ, मैं देख भी रही हूँ कि अब काफ़ी अवेयरनेस बच्चों को दी भी जा रही है कि ये आया, आपने इस चीज़ से बेनिफिट किस तरह लेना है। आपने इन चीज़ों में सिर्फ गेम्स नहीं है, सिर्फ आपकी ये अपने आप को एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, ये कि जी ये स्ट्रीक्स आ गई हैं, ये हो रहा है वो, इसके अलावा हट के ये आपके लिए एक बड़ी ब्लेसिंग है अगर आप इससे फ़ायदा उठाना। अच्छा, एक और आंसर भी हमारे माशरे में टिकटॉक, जिस पर बच्चे बहुत ज़्यादा, बच्चे क्या बल्कि बड़े भी हम देखते हैं कि मेरे ख्याल में बड़े ज़्यादा खराब, हर टाइम वो हम देख रहे हैं कि वो उस पर लगे हुए हैं, मसरूफ़ ही रहते हैं। तो बच्चों के लिए वो कितना खतरनाक है जो कंटेंट जनरेट किया जा रहा है। देखिए, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है, मैं समझती हूँ कि हमने इन चीज़ों से अपने बच्चों की मासूमियत छीन ली है। सेकेंडली, बच्चों के ज़हन में छोटी सी उम्र में जी हम अपना चैनल बना लें, हम ये कर लें, हमें अर्निंग हम करना शुरू कर देंगे, सारी चीज़ों को ख़त्म करके उन पर फोकस कर रहे हैं। आपने उनको एक ईजी अर्निंग की तरफ ज़्यादा लगा दी है। सॉरी टू से, चाहे मैं बहुत से लोगों को मेरी बात से इख्तलाफ हो, लेकिन मैं इस चीज़ का जो है ना वो कहती हूँ कि पुरजोर मजम्मत है कि काइंडली खुदारा अपने बच्चों को ये टिकटॉक जैसी चीज़ों से दूर रखें, उनका बचपन ना छीने उससे। आप जितने भी टिकटॉकर बच्चे स्टार्स देख लें, और आप देखिए कि वो घंटों स्टूडियोज में बैठे हुए हैं, बेचारे वहीं पे सो रहे हैं जी, माँ बाप बड़े खुश हो रहे हैं हमारे बच्चे ठीक। ये आप अपने बच्चों को कौन सा फेम दे रहे हैं? ये कौन से स्टार्स हैं? ये कौन से स्टार्स बना रहे हैं आप? बिल्कुल, कि जिसमें कोई क्रिएटिविटी भी नहीं है, जिसमें आप कंटेंट सिर्फ अपने घर की कुछ स्टोरीज दिखा रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने देखे फिजिक्स में, बड़े बच्चों का मैं आए दिन देख रही हूँ, रिसर्च की उन्होंने बड़ा काम किया है, समझ आती है कि भाई ये पॉजिटिवली है ही नहीं। लेकिन आप देखिए टिकटॉक पे, मुझे बता दें, मैंने अभी तक कोई क्रिएटिविटी मैंने टिकटॉक में बिल्कुल ऐसे ही है। हालांकि यूज हम सारे करते हैं, हम सब यूज करते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने बच्चों को एक अलग सी दुनिया दे दी है कि उनके ज़हन में कि बाकी सब चीज़ों को भाड़ में भेजो, आप एक कंटेंट ढूंढो, आप ये करो वो करो, अपना चैनल बनाओ और अर्निंग स्टार्ट करो, लोगों की नजरों में आओ। सिर्फ एक फेम के लिए, हमें ये नहीं पता कि वो फेम आया पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन हमें एक फेम चाहिए। एक हम जो है बस भाग रहे हैं एक उस पे, और वो भागे जाओ। और एक मैक्स स्क्रीन टाइम आप क्या समझती हैं एक बच्चे का क्या होना चाहिए?
देखिए डिपेंड्स, इट डिपेंड्स, ठीक है, कि हम लोग जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हमने जिस तरह से चलना है या जिस तरह नहीं, हमें खुद पता है कि हमने अपने बच्चे को किस हद तक रखना है, किस हद तक नहीं लेके चलना। सबसे पहले अपनी ग्रूमिंग, अपनी तरबियत पे तवज्जो दें। उसके साथ ही आप जब देखिए, वही वाली बात है कि ये गैजेट्स आपके लिए बड़े पॉजिटिव चीज़ें हैं। मिसाइल आप अपने लिए खुद बना रहे हैं और अपने बच्चों के लिए खुद बना रहे हैं, और आप उनको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जैसी, ऑटिज्म जैसी बीमारियों में देखिए कुछ कुदरती हैं और कुछ आप खुद अपने बच्चों को ये चीज़ें दे रहे हैं, उनकी मेंटल ग्रोथ पे उनको हेल्प आउट। और ये जो समर वेकेशंस हैं, इसको किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए? सबसे पहले समर वेकेशंस में भी हमारे बचपन में तो होता है सबसे पहले नानी का घर जी बिल्कुल वो तो मस्त था। उसके साथ साथ आप दीगर एक्टिविटीज में बच्चों को लेके जाएं, उनको सोशलाइज करें। आपके पास बहुत सारी गेम है, बच्चों को बिठाएं, साथ में खिलाएं, खेलें, उनके साथ खुद इन्वॉल्व हों, ताकि जिसमें वो अपनी मेंटल हेल्थ पे सबसे बार देखें, दुनिया में सबसे ज्यादा जो बाहर के लोग फोकस करते हैं ना अपने बच्चों पे, वो मेंटल हेल्थ पे करते हैं कि अगर आप मेंटली फिट हैं, मेंटली आप डेवलपमेंट में हैं, अपने आप को ग्रूमिंग में लेके जा रहे हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों पे खुद ब खुद लाइफ में आपकी एक बच्चों के जो है ना वो करें कि एक्सट्रीम लाइट में उनको डालें, उनको पता हो कि हमने क्या करना है, हमारा क्या एम है, हमारा क्या फोकस है, और ये चीज़ें, ये गैजेट्स हमारे लिए एक हेल्पिंग चीज़ है। और बहुत से वालिदैन फिर कतराते भी हैं, डरते भी हैं बच्चों को बाहर भेजते हुए। कुछ हालात ऐसे हैं, कुछ इंसिडेंट इस तरह के रिपोर्ट हो चुके हैं कि फिर उनका दिल नहीं करता है कि वो बच्चों को अपनी आंखों से दूर करें। बात वही है कि आप अपने बच्चों को, मैंने पहले लफ्ज़ बोला कि अपने साथ कनेक्ट करें, कतई ये नहीं कहा कि आप उनको स्ट्रीट्स पर डाल दें या आप उनको रोड्स पे वो कर दें। आपके पास बहुत से प्लेग्राउंड, और अब तो इतने बच्चों के लिए समर कैंप जगह जगह लगे हुए हैं। अपने बच्चों के साथ खुद जाएं, ये नहीं कि आप जब तक खुद इस दुनिया से नहीं ना निकलेंगे, आप अपने बच्चों को नेचर के करीब लेके जाएं। जब नेचर से दूर होंगे, इंसान ने कहते ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो देंगे वो लेंगे। जब तक आप अपने आप को खुद नेचर से कनेक्ट करना नहीं सीखेंगे, जब तक अल्लाह ताला ने जो आपकी एक वो बेसिक चीजें हैं ना उनके अडॉप्ट करें, तभी आप अपने बच्चों को प्रॉपर लेके चलें, उनको गेम्स में लेके जाएं, उनको लोगों के साथ मिलाएं, उनको स्पीचीज में डिफरेंट उनके साथ गेम्स करें, एक्टिविटीज करें, तभी होगा। उसका कतई मतलब नहीं है कि आपने यहाँ से निकाल दिया तो बच्चे को एक अलग से कोने में डाल दिया कि नहीं आपने ये भी यूज नहीं करना। देखिए बच्चों में फ्रस्ट्रेशन भी आती है, अब 4 बच्चों के पास यूज कर रहे हैं, एक के पास नहीं है, एक फ्रस्ट्रेटेड होना शुरू हो जाएगा, व्हाई मी, व्हाई नॉट मी, कि मैं क्यों नहीं यूज कर रहा। तो पहले अपने बच्चे को अच्छे बुरे की तमीज दें, उसके साथ अपने साथ बिठा के उनको, लेकिन ये नहीं कि आप उनके हाथों में, अभी वो 4 साल के नहीं हो रहे, 3 साल के नहीं हो रहे, आपने उनके हाथों में फोन दिया है। तो ये इससे आप कह लेंगे सोसाइटी को आप क्या दे रहे हैं, आप खुद देखें। आप आने वाले दौर में बच्चों को जो है ना साइकोटिक पेशेंट्स बना रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी को आप डैमेज कर रहे हैं। जो एक उनकी ग्रूमिंग का डेवलपमेंट का वक्त है, वो आप उनकी इन फजूल एक्टिविटीज। अच्छा, बहुत सी ऐसी ऐप्स भी बनाई जा रही हैं जो कि बच्चों को भी, बच्चों की क्रिएटिविटी के लिए, बच्चों को टाइम स्पेंड करने के लिए, तो उस तरह की ऐप्स एटलीस्ट मेरे ख्याल है फिर यूज करवाएं, जो वो गेम्स खेल रहे हैं बिल्कुल, या वो बिला वजह का जो एक कंटेंट देख रहे हैं। नहीं, उससे देखें बहुत सारी, मैंने पहली बात की कि बहुत सारी अच्छी चीजें भी आप इनसे ले सकते हैं। असल चीज है आपकी चॉइस, आपने चूज करना है कि आपने अपने बच्चे को क्या दिखाना है और क्या नहीं, और नजर रखनी चाहिए, नजर बिल्कुल रखनी चाहिए। देखिए मैं समझती हूँ बच्चे नहीं, आपको बड़ों पे भी रखना चाहिए। जो आज का दौर जा रहा है, हम लोगों ने वो, मैं वही वाली बात है कि अपने आप को बहुत ज्यादा वो करने के लिए कि जी हम बड़े मॉर्स्कॉट हो गए, तो उस चक्कर में हम बहुत ज्यादा ज़हनी पसमानदगी में जा रहे हैं। ठीक है, और वो कूल लगने का ये होता है कि एक दौर में हमें नहीं पता होता था पेरेंट्स से किस तरह बात करनी है, किस तरह नहीं। इस गैजेट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों के इतना डेवलपमेंट कि आप आज माँ बाप से वो लफ्ज बोल रहे होते हैं कि सुन के हमें शर्म आ रही है। तो इस गैजेट का ये सारा कमाल भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लाइफ कोच रूबी इमरान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। और नाज़रीन, इस चीज़ का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से हमारे बच्चों को वो ख़राब कर रहा है, तो कुछ वालिदैन जो इस अंसर को नज़रअंदाज कर रहे हैं, उन्हें ये सोचने की ज़रूरत है और उन्हें इन तमाम मामलात को देखने की ज़रूरत है कि उनके बच्चों की जो ज़हनी सेहत है वो किस तरह से डिस्टर्ब हो रही है या फिर हो सकती है। क्योंकि आज अभी यही देखने में आ रहा है कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स दे दिए गए हैं, उन्हें ग्राउंड से दूर कर दिया गया है, उन्हें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ से दूर कर दिया गया है, जिसकी सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत है। और ऐसा कंटेंट वो देख रहे हैं जिसका ये कहा जा सकता है कि कोई फ़ायदा उसमें मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही मौजूद है। और बच्चों को जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनको स्टार बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, नाकाम कोशिश की जा रही हैं, तो ये तमाम चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा रही हैं, ये तमाम चीज़ें उस नेगेटिविटी की तरफ जा रही हैं जो कि हमारे बच्चों पर असरअंदाज होंगी। बाहर के ममालिक में भी हम देख रहे हैं बहुत सी रियासतों की तरफ से इस हवाले से दरख्वास्तें भी दायर की गई हैं। इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स